तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी कोड्स को मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो इन्हें और अपने काम के वक्त इन्हें सीख सकते हो और आगे अपनी और कोडिंग स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हो। तो अब हम जावास्क्रिप्ट के मॉड्यूल के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत जान लेते हैं एंड इसके बाद जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को हम जेएस से भी डिनोट करते हैं। इसमें आपके बहुत सारे फ्रेमवर्क भी आते हैं, जैसे रिएक्ट जेएस, आपका जेसन आ गया, जी क्वेरी आ गया, आपका नोड जेएस आ गया। तो ये सारे इसके फ्रेमवर्क्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट हम यहाँ पे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने एक वेबसाइट अभी तक डिज़ाइन करने की कोशिश करी है, जैसे हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको डिस्प्ले कराने के लिए HTML का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एलिमेंट्स को डिस्प्ले करा दिया, उनकी साज सजावट के लिए हम यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे CSS समझ रहे थे साज सजावट करने के लिए। तो हमारी पर्टिकुलर वेब पेजेस हमने क्रिएट कर लिए हैं, बड़े शानदार सुंदर और मनमोहक हमने वेब पेज बना लिए हैं, लेकिन अभी उनमें फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करनी है कि इस बटन को क्लिक करने के बाद एक काम हो मेरा, मतलब यहाँ पे जो मेरी फाइल्स हैं उसका नाम रीनेम हो जाए या फिर उस पर्टिकुलर जगह पे कोई काम हो रहा है तो वो काम होने लगे। तो इस तरीके से उन सभी को फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप अपने दिमाग से चाहो कि आप अपने हाथ से एक बोतल उठाओ और पानी पियो उससे, तो आप यहाँ पे अपने दिमाग से नसों के द्वारा अपने हाथों में सिग्नल भेजोगे कि मेरे को बोतल उठानी है। तो वो जो सिग्नल ले जाने वाली क्षमता है आपकी बॉडी के अंदर, आपके मसल्स, आपकी नस, आपके वीन्स, आपकी नर्वस सिस्टम, इनकी वजह से आती है। तो वही सारा नर्वस सिस्टम, वही वीन्स, वही ब्लड आप मान सकते हो वेबसाइट का जावास्क्रिप्ट की मदद से ही होता है। तो जावास्क्रिप्ट बिल्कुल आप मान सकते हो फंक्शनैलिटी, ब्रेन, हार्ट सब कुछ है आपकी वेबसाइट का। आप जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल फ्रंट एंड में भी कर सकते हो, बैक एंड में भी कर सकते हो, हर जगह कर सकते हो। तो ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, एक छोटा सा डेमो दूंगा जावास्क्रिप्ट का, समझ में आ जाएगा आपको जावास्क्रिप्ट किस तरीके से इस्तेमाल करी जाती है। तो अगर हम यहाँ पे फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड में भी आपका जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होता है और बैक एंड में भी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है। तो फ्रंट एंड होता है जहाँ पे आपकी वेबसाइट आप डिज़ाइन करते हो कि किस तरीके से आपकी वेबसाइट बनेगी। आपके यहाँ पे पेजेस बनते हैं, पेजेस में आप जो भी एलिमेंट लगाते हो वो सारे एलिमेंट आपके यहाँ डिज़ाइन होते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग होती है CSS की मदद से। तो इस तरीके से एक पूरी वेबसाइट बनाने का काम यहाँ पे हम फ्रंट एंड में करते हैं। वही फंक्शनैलिटीज़ देने के लिए हम यहाँ जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपका फ्रंट एंड के अंदर आता है। फंक्शनैलिटीज़ से मतलब जैसे कि आप अपनी वेबसाइट पे कोई कैलकुलेटर जैसी चीज़ बना रहे हो कि मतलब एक इनपुट फील्ड है, उसमें एक नंबर लिखो और अगले इनपुट फील्ड में दूसरा नंबर लिखो और नीचे 4 बटन है प्लस माइनस और ये सारी, और उसके नीचे एक बटन है कैलकुलेट की। आप उस बटन को दबाओगे दोनों में इनपुट करके तो वो प्लस प्लस जो भी आप करना चाहो वो हो जाएगा। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटीज़ लानी है अपने वेब पेजेस में, कैलकुलेशंस लानी है, तब हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं फ्रंट एंड के अंदर। वहीं अगर हम बैक एंड की बात करें तो यहाँ पे Node.js जैसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स आते हैं, जिनकी मदद से आप यहाँ पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके सर्वर साइड में अपनी वेबसाइट की स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। अब वो कैसे, जैसे कि आप यहाँ पे एक ई-कॉमर्स वेबसाइट में वहाँ पे आपने एक प्रोडक्ट ऐड किया अपनी कार्ट में और उसे चेकआउट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, वहाँ पे आपका Node.js जैसे फ्रेमवर्क यूज़ होंगे जो कि आपकी जावास्क्रिप्ट में हो सकते हैं, पाइथन में हो सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं। तो वो उनकी मदद से सर्वर साइड आपका रिस्पॉन्स जाएगा, मतलब रिक्वेस्ट जाएगी और वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। तो ये सारा बैकएंड का काम होता है। तो बैकएंड के लिए अभी हम यहाँ पे नहीं देखने वाले, अभी हम फ्रंट एंड का ही यहाँ पे समझेंगे कि फ्रंट एंड में कहाँ कहाँ जावास्क्रिप्ट और किस किस तरीके से यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रंट एंड में यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एक बल्ब वाला प्रोजेक्ट अभी देखेंगे, अभी जावास्क्रिप्ट सेक्शन के अंदर ही, और यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। 2-4 चीज़ें और आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में यहाँ पे करके दिखा दूंगा। जावास्क्रिप्ट में वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे आपके यहाँ पे आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हो तो वेरिएबल्स आपको समझ में आ जाएगा। वेरिएबल यहाँ पे डाटा टाइप्स होते हैं, आपके डाटा टाइप्स यहाँ पे मैटर नहीं करता, आप किसी भी डाटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो इंट हो, कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो। आप यहाँ पे सिंपल वेरिएबल लो और उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर दो। लूप्स होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट होती है, स्विच केस स्टेटमेंट होती हैं, ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट होती हैं, इटरेशंस होती हैं बहुत सारी, एरेज होते हैं, फंक्शंस होते हैं। ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के अंदर आती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे फ्रंट एंड में उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर एक चीज़ आपको यहाँ पे सीखनी चाहिए। यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के बारे में जब मैं पूरी प्रॉपर एक सिंगल वीडियो में कोर्स बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट का, तब आपको ये सारे टॉपिक्स एक अच्छे तरीके से क्रश करके बता दूंगा। अभी के लिए यहाँ पे आपको जो बेसिक थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए स्टार्टिंग में, वो मैं यहाँ पे आपको इसी सेक्शन में कवर कर देता हूँ। सो बिना ज़्यादा देरी करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ पे अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल की जगह मैं अपने sample.html पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं एक इनलाइन जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करूंगा, यानी इनलाइन यानी एक टैग ओपन करके बिना दूसरे एक्सटर्नल फाइल का यूज़ करे हुए। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर लूंगा और स्क्रिप्ट के टैग को क्लोज भी कर लूंगा एंड इसके बीच में मैं यहाँ पे अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको आउटपुट दिखाता हूँ। आउटपुट किस तरीके से दिखाया जाता है। अगर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर ब्रैकेट खोल के अंडर कोटेशन मार्क में लिखता हूँ हाई आई एम आदर्श, कंट्रोल एस से सेव करा और जस्ट यहाँ पे अपने ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाइट टेक्स्ट मेरे को यहाँ पे
आउटपुट के तौर पे मिल चुका है। तो ये इस तरीके से आप आउटपुट दिखाने के लिए पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट से अगर कुछ आउटपुट दिखाना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। वहीं अगर आपको यहाँ से आउटपुट ना दिखाकर पर्टिकुलर कंसोल पे आउटपुट दिखाना है, कंसोल पे भी आउटपुट आप दिखा सकते हो। आपको लिखना क्या है, कंसोल डॉट लॉग। ज़्यादातर कंसोल का ही काम होता है, तो मैं जस्ट कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा। इसके अंदर मैं लिखूंगा हाय दिस इज कंसोल टेक्स्ट। ठीक है, इतना लिख के मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो वो टेक्स्ट यहाँ पे तो डिस्प्ले हुआ नहीं, लेकिन कहाँ होगा, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, कंसोल पे चले जाओ, यहाँ पे आपको वो टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा, हाय दिस इज कंसोल टेक्स्ट। यानी जितने भी इन्फॉर्मेशन होगी कंसोल के रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी आपके वेब पेज की। इतना आपको क्लियर हुआ? तो यहाँ पे इस तरीके से आप दोनों को डिस्प्ले करा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपके वेरिएबल्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वेर, और वेर क्या इक्वल टू लिख के मैं लिख दूँ 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू लिख दी। इसके बाद मैं दोबारा एक वेर नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ 25 की। इतनी मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी। अभी के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ और लिख देता हूँ सिंपल सा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वेर का मेरे को ए और बी बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे वेरिएबल भी तो बनाने पड़ेंगे, और बी। ठीक है, ए और बी मैंने बना दिया, और जस्ट मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी मैंने यहाँ पे लिख दिया। और या फिर मैं सिंपल ये अंडर कोटेशन मार्क हटाऊंगा तो मेरे को ये डिस्प्ले होगा, क्योंकि यहाँ पे अंडर कोटेशन मार्क में वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको कोई भी कर्ली ब्रेसेस नहीं, सेमीकोलन लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं, वेरिएबल डिक्लेयर करा है तब आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। अब जाके यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरा आंसर 30 आ रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था 5 और 25 और उसको प्लस करा दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो आप। यहाँ पे इसे कॉपी कर लो कंट्रोल सी से और अगली लाइन पे जाके पेस्ट कर दो, और यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मल्टीप्लाई करा सकते हो, डिवाइड करा सकते हो, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, माइनस हो गया, ये सारे काम आप यहाँ पे करा सकते हो। इसके आगे अगर आप पर्टिकुलर कोई टेक्स्ट देना चाहते हो वो टेक्स्ट भी दे सकते हो। एडिशन इज, इसके बाद यहाँ पे आप देना चाहते हो मल्टीप्लिकेशन इज, इसके बाद यहाँ पे आप देना चाहते हो डिवाइडेशन इज, इसके बाद यहाँ पे देना चाहते हो सब्ट्रैक्शन इज। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे सारा काम कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन इज, कंट्रोल एस से सेव करूंगा, एक बार इसे रिफ्रेश करके देख लूंगा तो दोनों के दोनों आपके यहाँ पे अभी डिस्प्ले नहीं हुए, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा हमें एरर देखने को मिल रहा है। कहाँ पे एरर आ रहा है, कॉमा का इस्तेमाल करना है इस तरीके से। ठीक है, कॉमा का इस्तेमाल करना है। तो ये सारे आपके बेसिक से कुछ एरर होते हैं, तो एरर में आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। जब भी आप गिव अप कर दोगे आप पक्का यहाँ पे प्रॉब्लम में फंसोगे। आप देखो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम, तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा और स्पेस बनाने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको किस तरीके से स्पेस बनाना है, आप यहाँ पे स्पेस बना सकते हो। अब मैं देखो यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना है। तो एडिशन है हमारा 25, 5 का 30, मल्टीप्लिकेशन है 25 का 5 से 125, डिवाइडेशन है 0.2, सब्ट्रैक्शन है -20। तो आप ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे आप और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं, ये सब आप यहाँ पे इंटरनेट से देख सकते हो। नहीं तो पर्टिकुलर इसकी जब वन वीडियो कोर्स बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट की तो पूरी की पूरी लैंग्वेज आपको यहाँ पे समझा दूंगा। तो वेरिएबल बनाना, वेरिएबल डिक्लेयर करना, उनमें वैल्यूज प्रोवाइड करना, आउटपुट दिखाना, कंसोल आउटपुट लेना, ये सारी मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। वहीं कंसोल में भी आप जाके अपने काम को कर सकते हो। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ और यहाँ पे आपको आपका कंसोल देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं तो ये रहा हमारा कंसोल। थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कुछ भी, जैसे 65 + 3, तो यहाँ पे हमारे पास 68 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर मैं लिखता हूँ, जैसे मेरे को कुछ डिस्प्ले कराना है मैसेज, यहाँ पे मैं डिस्प्ले कराता हूँ हाय दिस इज आदि। एंटर करूंगा तो वो देखो अगली लाइन पे मेरे को कंसोल का प्रिंट देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप खुद भी बहुत सारे काम करा सकते हो। जैसे 98 × 36 क्या होता है, 3528। तो इस तरीके से सारे कैलकुलेशंस कंसोल वाले आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो कंसोल का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो। वहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब आप यार खुद से एक्सप्लोर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और आपको खुद और अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो ज़्यादातर हम जो जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं वो हम अपनी वेबसाइट्स में किस लिए करते हैं, इसीलिए करते हैं कि फंक्शनलिटीज़ हम इसमें प्रोवाइड कर सकें। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा डेमो और करके दिखाने वाला हूँ। मेरे पास यहाँ पे अभी 2 इमेजेस है मेरे पास, देखो मैं जाके दिखा देता हूँ आपको। दिस पीसी और ये री डाउनलोड्स, ये 2 इमेजेस है। मैं इनको क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और अपने उसी फोल्डर पे जाके पेस्ट करा देता हूँ XAMPP में, htdocs और ट्यूटोरियल वेब डेवलपर, और यहाँ पे पेस्ट करा दिया। पिक बटन और पिक बल्ब ऑफ और पिक बल्ब ऑन, 2 यहाँ पे हमारी GIF इमेजेस हैं। इसे जस्ट अपने कोड पे जाऊंगा और यहाँ पे अब मैं आपको इन्हीं के रिलेटेड एक काम करके दिखाऊंगा। उस काम को करने के बाद यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम इनका इस्तेमाल करते हैं, और आपको एक अच्छा सा क्लियरेंस भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो
बटन ऑन क्लिक का मेथड लगाऊंगा। कुछ मेथड्स यहाँ पे हमें प्री डिफाइंड मिल जाते हैं और उन चीज़ों को इस्तेमाल करके आप यहाँ पे और भी अच्छी तरीके के काम कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी के लिए सिंपल बटन टैग का इस्तेमाल करूँगा। तो अभी मैं स्क्रिप्ट को यहाँ पे बंद कर देता हूँ इस तरीके से। अभी यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे क्लोज कर दिया। अभी इन्हें अनकमेंट करके यहाँ पे कमेंट डाउन कर दिया। ये सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ, तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे जाता हूँ। अब एक बटन टैग का इस्तेमाल करूँगा, बटन। अब बटन के अंदर हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ऑन क्लिक हमारा जावास्क्रिप्ट का मेथड होता है, जिसके इस्तेमाल से हम यहाँ पे ये बताते हैं कि जैसे ही उस पर क्लिक हो, यानी ऑन क्लिक, जब भी क्लिक हो तो एक चीज रन कर दो। क्या रन कर दो, वो हम ऑन क्लिक के अंदर लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट की आईडी गेट करनी है आपको सबसे पहले। जब भी बटन पे क्लिक हो तो डॉक्यूमेंट डॉट आईडी उसकी यहाँ पे गेट करनी है। तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी क्या होगी उस एलिमेंट की, ब्रैकेट के अंदर प्रोवाइड करनी है। अब देखो आईडी क्या होगी आपकी, हम आईडी अभी प्रोवाइड करेंगे। आईडी प्रोवाइड करने से पहले उस आईडी को दे देते हैं। जैसे कि मैं आईडी देने वाला हूँ इमेज नाम की आईडी होगी उसकी। इसके बाद उसका सोर्स दे देना है, तो लिखूंगा डॉट src सोर्स। और सोर्स क्या होगा उसका, इक्वल टू अंडरस्कोर नहीं मतलब सिंगल कोटेशन मार्क, और उस पर्टिकुलर इमेज का नाम। जैसे कि मेरी इमेज का नाम क्या था, पिक बल्ब ऑन डॉट गिफ इमेज। ठीक है, ये मेरी इमेज का नाम था। और इसके बाद जस्ट यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मतलब जो आपकी इमेज ऑन है ऑफ है ये सारी इन्फॉर्मेशन। अभी के लिए ये जो हमारे पिक बल्ब ऑन वाली इमेज है, तो वो अगर डिस्प्ले हो रही है तो हमें क्या मैसेज दिखाना है, टर्न ऑन द लाइट। तो मैं जस्ट यहाँ लिखता हूँ टर्न ऑन लिख दिया मैंने। टर्न ऑन लिखने के बाद जस्ट मैं यहाँ पे अगली लाइन पे जाऊंगा और यहाँ पे इमेज टैग का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और लिखता हूँ इमेज, क्योंकि मेरी इमेज यहाँ पे ओपन होगी, IMG इमेज लिखने के बाद यहाँ पे आईडी प्रोवाइड कर दूंगा इमेज की। क्या, ये जो हमने इमेज के ऊपर आईडी दी थी, IMAGE इमेज की आईडी प्रोवाइड कर दी। सोर्स दे दूंगा जहाँ पे मेरी इमेज स्टोर है। तो मेरी इमेज कौन सी स्टोर है, यहाँ पे मेरी जो ऑफ वाली इमेज है वो मेरी डिस्प्ले होगी, तभी तो ये वाला काम होगा। देखो पहले मैं कर देता हूँ तब आपको समझ में आएगी। मैं पिक लिखता हूँ और पिक के बाद उस पिक का नाम दे देता हूँ बल्ब ऑफ डॉट गिफ इमेज। इसके बाद जस्ट मेरे को उसकी स्टाइल प्रोवाइड करनी है, तो मैं स्टाइल भी इसकी प्रोवाइड कर सकता हूँ। जैसे मैक्सिमम विड्थ कितनी देनी है मेरे को, तो ये सब मैं CSS में भी डिजाइन कर सकता हूँ। नहीं तो मैं यहाँ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। उसके लिए सिंपल मेरे को स्टाइल का टैग लगाना है, विड्थ लिखना है। विड्थ के बाद मैं यहाँ पे 100 पिक्सल इसकी विड्थ कर देता हूँ, और हाइट मेरी ऑटो रहेगी तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। इसके बाद अगली लाइन पे जाऊँगा और यहाँ पे एक और बटन का इस्तेमाल कर लूँगा। तो मैं यही वाली बटन कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट। अब यहाँ पे ऑन क्लिक मेथड चलाऊंगा और इसकी जो यहाँ पे आईडी होगी वो भी मेरी माई इमेज की रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो आपकी ऑफ वाली इमेज है, ये आपकी ऑन वाली इमेज है, वो आपकी ऑफ इमेज हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑन का टेक्स्ट है वो आपका ऑफ का टेक्स्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ऑफ ये ऑफ का टेक्स्ट हो गया है। इतना काम हमने करा है। अब एक बार मैं इसे Ctrl से सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ अपने यहाँ पे जाके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टर्न ऑन और टर्न ऑफ, दो यहाँ पे हमारे पास ये बटन्स आ रही हैं। अगर मैं इसे टर्न ऑन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो टर्न ऑन हो गई, टर्न ऑफ पे क्लिक करता हूँ तो ये टर्न ऑफ हो गई। आप समझ में आया कि जावास्क्रिप्ट का काम क्या है। एक बार मैं दोबारा से सिनेरियो आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक पीले बल्ब की इमेज है, यानी ये ऑन बल्ब है ऐसा लग रहा है, और वहीं एक इमेज है जैसे वो बल्ब आपका ऑफ है ऐसा लग रहा है, बस कलर चेंज है, ऑन ऑफ का कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है। तो इन दोनों का नाम है, ऑफ वाले का ऑफ है, ऑन वाले का ऑन है। अब हमने क्या किया, एक बटन टैग लिया है। ठीक है, बटन हमने देख लिया ना, ये बटन है, ये बटन ही है। तो ये बटन टैग लिया है, ये बिल्कुल HTML वाला लिया है हमने, कोई भी इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं लगाई। लेकिन यहाँ पे इस बटन टैग के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट का ऑपरेशन लगाया, यानी ये फंक्शन ऑन क्लिक फंक्शन। इसका मतलब होता है कि बटन पे जब भी क्लिक हो तो क्या काम हो, तो जब भी क्लिक होगा यानी ऑन क्लिक क्या होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो एलिमेंट जो है यानी ये वाला जो बटन है, इसकी आईडी गेट करी जाएगी, जो भी आईडी होगी। इसकी बटन की आईडी है इमेज आईडी है। तो उसकी सोर्स क्या है, सोर्स है आपकी पिक बल्ब ऑन गिफ इमेज। तो ये उसका सोर्स हो गया कि ये वाली इमेज वहां पे शोन हो रही है। तो टर्न ऑन यहाँ पे आपकी, जब भी आप बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बल्ब ऑन डॉट गिफ इमेज यहाँ पे गेट हो जाएगी, यानी ऑन क्लिक पे गेट हो गई और वो डिस्प्ले हो जाएगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की मदद से डिस्प्ले हो गई। वहीं यहाँ पे आपकी इमेज जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो आईडी इमेज ये रही, यहाँ पे इमेज की आईडी गेट करी गई और SRC पिक बल्ब ऑफ डॉट गिफ वाली इमेज यहाँ पे ऐड करी गई और उनका विड्थ यहाँ पे आपको दिया गया। तो ये जो पिक बल्ब डॉट गिफ है, जब भी आप यहाँ पे नया पेज ओपन करोगे तो ये डायरेक्ट वही वाली इमेज खोलेगा।
ठीक है। लेकिन जब भी इस बटन को आप क्लिक करोगे तो कौन सी इमेज हो जाएगी, आपकी ऑन डॉट गिफ वाली। वहीं अगर आप दूसरी बटन क्लिक करोगे तो कौन सी इमेज हो जाएगी, पिक ऑफ डॉट गिफ वाली। तो अगर मैं यहाँ पे ऑन पे क्लिक करता हूँ तो देखो ऑन हो गई, ऑफ पे क्लिक करता हूँ तो ऑफ हो गई, ऑन पे क्लिक करा तो ऑन हो गई और दोबारा से रीलोड किया तो ऑफ हो गई। तो इस तरीके से ये काम हो रहा है। तो यहाँ ऑन क्लिक मेथड कहाँ से लिया हमने, हमारा जावास्क्रिप्ट का मेथड है। तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, पर्टिकुलर इन्हीं कामों के लिए, फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी एक दो एग्जांपल आपको जावास्क्रिप्ट के यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको और क्लियरेंस मिल जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ जिसकी आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ। अभी के लिए मैं जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ पी पैराग्राफ और इसकी आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ, आईडेन। ठीक है, आईडेन प्रोवाइड कर दी। और अगर मैं इस पर टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, मैं लिख देता हूँ दिस इज बेसिक इंट्रो। तो ये मैंने इतना यहाँ पे टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया। और मैं यहाँ पे एक बटन लाता हूँ, बटन, और बटन पे क्या करता हूँ, टाइप उसका बटन होगा, मैं बता देता हूँ। बटन टाइप हो गया, ऑन क्लिक मेथड रन करूंगा और उसमें मैं इसकी आइटम की आईडी गेट करूंगा। तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी क्या है हमारी, हमने यहाँ पे दी ना आईडेन, तो मैं जस्ट आईडेन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल इक्वल टू लगा दूंगा सबसे पहले और यहाँ पे आईडेन का इस्तेमाल कर लूंगा। आईडेन मैंने इसकी आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। अभी थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, इस तरीके से नहीं देनी, ब्रैकेट्स के अंदर देनी है, आगे भी एक ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। तो आईडेन मैंने इसकी आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, इक्वल टू का इस्तेमाल नहीं करना है। आईडेन आईडी प्रोवाइड करने के बाद हमें यहाँ पे डॉट इनर HTML का इस्तेमाल करना है, इनर HTML। तो मैं जस्ट यहाँ पे इनर लिखूंगा और HTML लिख दूंगा। इनर HTML के बाद इक्वल टू करूंगा और यहाँ पे जो भी नया टेक्स्ट मैं इसमें डिस्प्ले कराना चाहता हूँ वो कर दूंगा। जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ दिस इज न्यू टेक्स्ट, इतना काम करा। इसके बाद जस्ट बाहर जाके एक सिंगल कोटेशन मार्क लिख के इसको भी मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो अभी के लिए आप देख सकते हो, अभी मैं पूरा क्लोज करके दिखा देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क लेने के बाद क्लोज करा दिया। अभी के लिए ये क्लोज नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे हमने डबल कोटेशन मार्क ले रखा था, सिंगल लेना है हमें। तो अब ये पूरा एरर हमारा हट चुका है। तो इतना काम करने के बाद मेरे को इस टैग को यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब देखो मैंने किया क्या, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पे बटन टैग हमारा क्लोज हो चुका है। उससे पहले मैं यहाँ पे बटन का नाम भी तो दूंगा, तो मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। अब देखो यहाँ पे किया क्या है मैंने, अभी मैंने एक पैराग्राफ लिया था ऊपर, थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, उसमें मैंने आईडेन नाम की आईडी प्रोवाइड कर दी और उसके पैराग्राफ में टेक्स्ट क्या लिखा, दिस इज बेसिक इंट्रो। ये टेक्स्ट हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा होगा, रिफ्रेश करूंगा, ये देखो दिस इज बेसिक इंट्रो लिखा हुआ आ रहा है और एक बटन भी आ रही है। तो हमने बटन बनाई है, बटन का टाइप बटन दिया है, ऑन क्लिक मेथड लगाया है। अब इस ऑन क्लिक मेथड का ही सारा खेल है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आईडेन, यानी यहाँ पे कौन सी चीज को हमने गेट किया है, इस पैराग्राफ को गेट किया है, क्योंकि आईडी से ही तो गेट किया जाता है, तो गेट कर लिया। अब यहाँ पे हमें इनर HTML का काम करना है। इनर HTML यहाँ पे इसी फंक्शन में हमने लोड कराया। अब यहाँ पे इनर HTML की मदद से हम उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को रिप्लेस करेंगे। ये जो टेक्स्ट है ना, इसको रिप्लेस करेंगे जब भी इस बटन पे क्लिक होगा। तो उस टेक्स्ट को क्या रिप्लेस कर देगा, ये टेक्स्ट जो लिखा है इसको क्या रिप्लेस करेगा, ये वाला नया टेक्स्ट। ठीक है, तो ये वाला नया टेक्स्ट यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। क्लिक मी नाम से बटन है, तो एक बार रिफ्रेश करेंगे और ऑलरेडी हमारा दिस इज बेसिक इंट्रो कहाँ से लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये दिस इज बेसिक इंट्रो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज न्यू टेक्स्ट के अंदर। करके देख लेते हैं, रिफ्रेश किया, दिस इज बेसिक इंट्रो, क्लिक किया, दिस इज न्यू टेक्स्ट। देखा, तो इस तरीके से किसी पर्टिकुलर चीज को रिप्लेस करना है, किसी पर्टिकुलर चीज को, जैसे ये बल्ब ऑन ऑफ हमने करा था, इस तरीके के काम करने हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, अपनी जावास्क्रिप्ट का एक बेसिक सा कैलकुलेटर में यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर हल्का सा बेसिक सा, अभी प्रोजेक्ट में हम बिल्कुल GUI बेस्ड बनाएंगे। अभी एक छोटा सा डेमो आपको करके दिखा देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको यहाँ पे क्लियरेंस हो जाए कि जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम यहाँ पे क्यों कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो एक बार क्लियरेंस के लिए आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं जस्ट यहाँ पे इतने ये जो सारी चीजें हैं मैं इनको कमेंट डाउन कर दूंगा। कमेंट डाउन कर दिया, अगली लाइन पे जाऊंगा, नंबर 1। और नंबर 1 लिखने के बाद मैं यहाँ पे इनपुट टैग का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैं जस्ट यहाँ लिखूंगा इनपुट, और इनपुट में मैं यहाँ पे सबसे पहले टाइप दूंगा। टाइप मेरा होगा टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और आईडी प्रोवाइड कर दूंगा मैं इसको val1 नाम के मैंने इसको आईडी प्रोवाइड कर दिया। नेम भी इसका दे दूंगा वैल्यू1 मैंने इसका नेम दे दिया। और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो हम नल रखेंगे, यानी बिल्कुल वाइट खाली। तो यहाँ पे आप दूसरी तरीके से अगर आप टैग को यहाँ पे क्लोज करना चाहो तो आप यहाँ पे ये वाला स्लैश लगा के अपने टैग को क्लोज कर सकते हो, इस तरीके से भी। ठीक है, अब इस लाइन को मैं कॉपी कर लूंगा, अगली लाइन पे जाके पेस्ट करा दूंगा। 1 की जगह मैं कर दूंगा 2, यहाँ पे भी val1 की जगह कर दूंगा 2, यहाँ पे भी वैल्यू1 की जगह कर दूंगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, नंबर 1 नंबर 2 नाम के 2 इनपुट फील्ड ले ली है। अब इनपुट फील्ड लेने के बाद यहाँ पे हम एक क्या करेंगे,
एक बटन क्रिएट करेंगे। तो बटन भी हम इनपुट फील्ड की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट और टाइप में मैं लिख देता हूँ बटन। ठीक है, बटन, बटन लिख लिया। अब बटन के आगे हम सबमिट लिख देंगे, बटन नेम सबमिट, सबमिट लिखा हुआ होगा उस बटन के ऊपर। और वैल्यू क्या होगी उसकी, क्लिक हियर, क्लिक मी या फिर क्लिक मी। क्लिक में मैंने वैल्यू दे दी और उसमें अब ऑन क्लिक मेथड यहाँ पे रन करेंगे। ऑन क्लिक का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन रन करेगा। क्या फंक्शन होगा, ऐड नंबर नाम का। ऐड नंबर पे क्या होगा, जो भी हम यहाँ पे फंक्शन पे दो वैल्यूज आएंगी उनको ऐड कराएंगे। कैसे ऐड कराएंगे, मैं जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट, और जावा स्क्रिप्ट में हमारा कौन सा फंक्शन है, ऐड टू नंबर्स। तो मैं जस्ट यहाँ लिखता हूँ ऐड नंबर्स। तो ऑलरेडी कुछ डिफाइन यहाँ पे हमारे पास मेथड्स होते हैं, बल्कि हम यहाँ पे अगर खुद से डिजाइन करेंगे तो हमारे पास ज्यादा यहाँ पे कंट्रोल्स हो जाते हैं कि हम अपने हिसाब से यहाँ पे अपने फंक्शंस को क्रिएट कर सके। तो ये ऐड नंबर हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है। अभी इस फंक्शन को डिक्लेयर करना है। अब डिक्लेयर हम नीचे करेंगे। डिक्लेयर करने के दौरान हम यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे इसमें वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे हमने 2 नंबर का इनपुट ले लिया है और इनपुट के बाद एक बटन भी क्रिएट कर लिया। तो अब उसे डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, आंसर, और यहाँ पे क्या दिखाएंगे हम, इनपुट। और इनपुट का टाइप क्या होगा, इनपुट का टाइप होगा हमारा टेक्स्ट, टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट के बाद यहाँ पे आईडी इसकी होगी पासवर्ड, पासवर्ड या फिर रिजल्ट या फिर आंसर नाम से लिख देते हैं। आंसर इसकी आईडी होगी, नेम होगा इसका आंसर। आंसर के बाद जस्ट आपको वैल्यू लिख देनी है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब जस्ट मैं यहाँ पे इसकी स्क्रिप्ट बना देता हूँ। तो मैं नीचे जाऊँगा, स्क्रिप्ट का टैग ओपन करूंगा और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर यहाँ पे हम स्क्रिप्टिंग करेंगे। अब स्क्रिप्टिंग में मैं यहाँ पे वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 इन सबको इनिशियलाइज कर लूंगा और उनके अंदर इनकी वैल्यूज दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल बना लेता हूँ वैर नाम से। तो ये वेरिएबल बनाने का तरीका होता है वैर, इसके बाद वेरिएबल का नाम देना होता है। तो वेरिएबल तो मैंने यहाँ पे बना लिया। अब मैं पहला वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे। तो मैं जस्ट यहाँ पे वैल्यू 1 नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और उस वैल्यू 1 पे मैं क्या स्टोर कराऊंगा, यहाँ पे इस नंबर को, जो मैं नंबर 1 वाली इनपुट फील्ड में नंबर एंटर करवाऊंगा। तो कैसे हम उसे पार्स करेंगे, मैं सिंपल लिखूंगा पार्स, और पार्स इंट, इंटीजर वैल्यू होगी ना तो पार्स इंट, कैरेक्टर वैल्यू होगी तो कैरेक्टर। इसके बाद मैं जस्ट कहां से पार्स करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईडी की मदद से यहाँ पे हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को गेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे अब एलिमेंट की आईडी हमने क्या प्रोवाइड करी थी, सबसे पहले की val1। तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख दूंगा val1। val1 मैंने यहाँ पे गेट कर लिया और val1 की मेरे को वैल्यू यहाँ पे गेट करनी है। तो डॉट वैल्यू। अब देखो मैंने किया क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार इसे कॉपी कर लेता हूँ, अगली लाइन पे जाके इसे पेस्ट करा देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू 2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी वैल्यू इसकी 2 कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पे इतनी लाइन का मतलब समझा देता हूँ। अभी नंबर 1 है, नंबर 2, ये मैंने 2 यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले कराए। अगर मैं यहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखो नंबर 1 दिख रहा है, नंबर 2 दिख रहा है और 2 इनपुट फील्ड दिख रही है इनके आगे। तो ये 2 नंबर यहाँ पे एज इट इज वहाँ प्रिंट हो रहे हैं। वहीं इन इनपुट फील्ड में क्या है कि यहाँ पे मैंने इनपुट करवाना है टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम नंबर इनपुट करवाएंगे। एक की आईडी दी है val1, एक की दी है val2। ठीक है, और इनकी वैल्यू अभी नल है यानी खाली है। तो इनमें जो भी इनपुट होगा वो कहाँ पे आईडी के हिसाब से स्टोर हो जाएगा, नंबर 1 और नंबर 2 में। तो हमने यहाँ 2 वेरिएबल बनाए हैं, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। वैल्यू 1 में हमने क्या किया है कि val1 वाली आईडी की इनपुट फील्ड से उसकी वैल्यू यहाँ गैदर कर लिया है। जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो कहाँ गैदर हो जाएगी, जावास्क्रिप्ट में वैर नाम के वेरिएबल 1, वैल्यू 1 नाम के वेरिएबल के अंदर, और दूसरी इनपुट फील्ड की वैल्यू 2 नाम के वेरिएबल के अंदर। दोनों में दोनों की वैल्यूज स्टोर जब हो जाएंगी, इसके बाद हम ऑपरेशन परफॉर्म करा देंगे, फंक्शन को रन करा देंगे। कैसे कराएंगे, एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे। जस्ट नीचे जाऊंगा, लिखूंगा वैर और वैर के बाद जस्ट अपना आंसर वाला वेरिएबल बना दूंगा। तो मैं आंस लिख के यहाँ पे आगे बढ़ूंगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और जस्ट अपने आंसर वाली एलिमेंट को गेट कर लूंगा। तो जस्ट मैं लिख दूंगा आंसर। अब जस्ट इसे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दूंगा। अब देखो मैंने करा क्या है, यहाँ पे बहुत सारे काम मैंने कर दिए हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और एक बार मैं जस्ट इस आंसर को प्रिंट भी करा दूंगा। तो मैं आंसर लिखूंगा, डॉट वैल्यू लिखूंगा, वैल्यू, और वैल्यू लिखने के बाद मैं जस्ट वैल्यूज को प्लस करा दूंगा, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। तो सेमीकोलन भी यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे इतना काम हो गया। तो फंक्शन भी क्रिएट करना है, तो फंक्शन क्रिएट करने से पहले इनको मैं अंडर कोटेशन मार्क रख देता हूँ। ठीक है, तो इनको भी मैंने अंडर कोटेशन मार्क रख दिया। फंक्शन यहाँ पे इसको फंक्शन के अंदर ला देते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा फंक्शन, और फंक्शन कौन सा था, ऐड नंबर्स का। ऐड नंबर्स का कर्ली ब्रेसेस ओपन करा और कर्ली ब्रेसेस इस स्क्रिप्ट के नीचे जाके यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब देखो फंक्शन भी हमारा क्रिएट हो चुका है। फंक्शन क्या था, फंक्शन था हमारा ऐड नंबर्स नाम का, और ऐड नंबर्स के अंदर हमने ये सारे एलिमेंट्स को जाके ड्रैग कर दिया है। अब ड्रैग किस तरीके से करा, अभी फंक्शन अभी क्रिएट नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स क्लोज करनी पड़ेंगे इस तरीके से। अब ये फंक्शन बन चुका है।
अब देखो ऐड फंक्शन, यहाँ पे जो ऐड नंबर वाला फंक्शन था वो रन होना था ऑन क्लिक मेथड पे। अब इस ऐड नंबर वाले फंक्शन को हमने यहाँ पे डिक्लेयर करा है। अब डिक्लेरेशन में ये दो वेरिएबल हमने बनाए और उस वेरिएबल्स में जो ऑपरेशन होगा हमने उनका ऑपरेशन यहाँ पे सॉल्व करा दिया है। अब देखो ये प्लस का है तो प्लस होगा हमारा यहाँ पे। अगर अब मैं इसे जाके रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखो दो इनपुट फील्ड यहाँ पे हमें नंबर 1 नंबर 2 की देखने को मिल रही है, क्लिक बी की बटन आ रही है, फिर तीसरी इनपुट फील्ड आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 12 इनपुट करूँ, यहाँ पे 25 इनपुट करूँ तो इनका प्लस में क्या आंसर आएगा, 37 आएगा। क्लिक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 37 मेरा आंसर आ रहा है। तो इस तरीके के यहाँ पे टास्क करा रहे हैं। 89 प्लस 11 कितना होता है, क्लिक मी 100 होता है। तो इस तरीके के टास्क करने के लिए हम यहाँ जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने करा क्या है, कुछ नहीं करा, मैंने दो इनपुट फील्ड लिए, दोनों में इनपुट लिए, दोनों में आईडी प्रोवाइड करी है। तीसरी इनपुट फील्ड ली है, उसमें मैंने ये वाला फंक्शन रन करा दिया है और चौथी में मैंने वो चीज़ें डिस्प्ले करा दिया। और उस फंक्शन में क्या था, उस फंक्शन में था बटन थी और उस बटन को दबाने पे वो फंक्शन रन करेगा। फंक्शन में क्या था कि पहली जो दो इनपुट फील्ड है उन दोनों की वैल्यू लेंगे और तीसरे वेरिएबल पे जाके उनकी वैल्यू को ऐड करा देंगे और उस बटन पे क्लिक करते ही तीसरी इनपुट फील्ड में वो शो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे काम हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की मदद से कर पाते हैं। आई होप आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिल गई होगी जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर आप प्रॉपर इनका पूरा का पूरा कोर्स चाहते हो वन वीडियो की फॉर्म में कि HTML आपको 3 घंटे में पूरी बता दूं, CSS आपको 3 घंटे में पूरी बता दूं और जावास्क्रिप्ट आपको 3 घंटे में पूरी बता दूं, कोशिश करूंगा, पूरा तो कवर नहीं हो पाएगा, कोशिश करूंगा, प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा आगे जाके। तो अगर आप चाहते हो ये सारी प्लेलिस्ट बनाना या फिर ये वीडियोस वन वीडियो वाले फॉर्म में बनाना, प्रॉपर HTML की अलग, CSS की अलग, मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हो। तो मैं जरूर इसकी बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अभी तक इस वीडियो में हमने प्रॉपर इनके थोड़े ट्यूटोरियल ले लिए हैं तीनों ही लैंग्वेजेस के। तो अब यहाँ पे हमारे जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं अब हम उन्हें करने वाले हैं। उन्हें करने से आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे आप समझ पाओगे कि किस तरीके से वेबसाइट आपकी डेवलप होती है, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। तो यहाँ पे हम चौथे टॉपिक पे आ चुके हैं, यानी अपना पहला प्रोजेक्ट जो कि है एक GUI बेस्ड कैलकुलेटर बनाना। तो हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम जो कैलकुलेटर बनाएंगे सेम बिल्कुल कुछ इस तरीके से दिखता होगा, कुछ इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। यहाँ पे उसकी इनपुट फील्ड होगी, मतलब यहाँ डिस्प्ले होगी जहाँ पे आपके नंबर वंबर शो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से उसमें बहुत सारी बटन होंगी, जैसे ऐसी कुछ बटन्स होती हैं। तो इस तरीके के कैलकुलेटर को हम यहाँ पे बनाने वाले, डिजाइन करने वाले। किस तरीके से डिजाइन करेंगे, यहाँ पे हम HTML का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि HTML से इसका पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ पे हम CSS का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसकी साथ सजावट भी हमें करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट के ऑन क्लिक मेथड का इस्तेमाल करके देखेंगे, जावा के ऑन स्क्रिप्ट मेथड से हम यहाँ पे कैलकुलेशंस को परफॉर्म कराने वाले हैं। तो इन तीनों की मदद से यहाँ पे अपने इस कैलकुलेटर को डिजाइन करके हम देखने वाले हैं। तो इससे आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगा कि एक प्रॉपर हमें रिस्पॉन्सिव चीज बनानी है तो हम किस तरीके से बनाते हैं। रिस्पॉन्सिव इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं होने वाला, क्योंकि रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम अगला प्रोजेक्ट जो करेंगे अभी वेबसाइट बनाने का, वहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप भी बताऊंगा, बूटस्ट्रैप क्या होता है, प्लस यहाँ पे किस तरीके से आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हो वो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेटर बनाना आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें बिना, फटाफट से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब मैं यहाँ पे देखो ये सारी फाइल्स जो है मैं यहाँ पे अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। तो अभी के लिए मैंने इसे क्लोज कर दिया है। अभी मैं फाइल पे जाता हूँ और यहाँ ओपन फोल्डर करता हूँ। ओपन फोल्डर के बाद मैं यहाँ पे जो ट्यूटोरियल वेब डेवलपमेंट फोल्डर है, इसी के अंदर मेरी जो सारी फाइल्स थी वो थी। अब मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ GUI कैलकुलेटर। ठीक है, GUI कैलकुलेटर सिलेक्ट फोल्डर करा तो ये मेरा फोल्डर यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं न्यू फाइल बनाऊंगा। न्यू फाइल के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस GUI कैलकुलेटर पे प्लस वाले साइन पे क्लिक करूंगा तो ये न्यू फाइल का ऑप्शन होता है। मैं इस फाइल का नाम दूंगा index.html। index.html मैंने दिया। मैं जो जावास्क्रिप्ट है वो मैं इसी के अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज करूंगा। तो मैं सिर्फ CSS की फाइल और क्रिएट कर लेता हूं। तो मैं यहीं पे क्लिक करूंगा, लिखूंगा style.css। तो मेरी 2 फाइल्स यहाँ पे बन चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पे अपने इस फोल्डर पे जाके आपको दिखा दूं तो मैं इस फोल्डर पे चला जाता हूँ एक बार, दिस PC, C ड्राइव, XAMPP, htdocs और ये रहा मेरा GUI कैलकुलेटर नाम का फोल्डर। तो यहाँ पे मेरी 2 फाइल बनी हुई है, index.html और style.css। इन्हीं में मैं सारा काम करने वाला हूँ। इसे ओपन कर लेता हूँ यहीं से, तो ये मेरी ओपन हो चुकी है। प्रीवियस वाली को क्लोज कर लेते हैं। तो ये मेरी अब न्यू फाइल है। अब इसी फाइल पे मैं सारा काम करने वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ पे style.css और ये मेरी index.html है, ये दोनों मेरी फाइल हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक कैलकुलेटर बनाने वाला हूँ, बिल्कुल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के तहत, बिल्कुल जैसे कैलकुलेटर हमारा विंडोज का दिखता है कैलकुलेटर, उसी तरीके का कैलकुलेटर, कुछ इसी तरीके से दिखने वाला कैलकुलेटर, बल्कि और अच्छा दिखने वाला इस पेज पे। तो CSS HTML दोनों का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम HTML की कोडिंग करेंगे एंड इसके बाद हम CSS की कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो बेसिक टैग्स हैं उनका इस्तेमाल करना होता है। तो मैं सबसे पहले डॉक टाइप HTML का इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद हमारे जो बेसिक टैग्स है, जैसे मेरा दूसरा बेसिक टैग आता है HTML का, फिर आता है हेड का, और हेड टैग के अंदर हमारे यहाँ पे टाइटल आता है। तो टाइटल प्रोवाइड कर देते हैं। टाइटल क्या है हमारा, GUI
कैलकुलेटर, GUI कैलकुलेटर इसका टाइटल है। और इसी में हमें मेटा इन्फॉर्मेशन देनी होती है, मेटा इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं इसमें। मेटा में कैरेक्टर सेट दे देते हैं, कैर सेट UTF-8, ये हमारा कैरेक्टर सेट है, इसे भी क्लोज किया। अगली लाइन पे गए, लिंक कर देंगे उस CSS की फाइल को, लिंक रिलेशन बता देंगे, रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट है। स्टाइल शीट के बाद इसके बाद सिंपल इसका टाइप दे देंगे, तो मैं सिंपल टाइप लिखूंगा, टाइप है उसका टेक्स्ट और टेक्स्ट में CSS। इसके बाद स्पेस देके href की मदद से यहाँ पे हाइपर रेफरेंस में उसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो वो सिंपल स्टाइल डॉट CSS नाम की फाइल है, तो यहाँ पे मैंने उसको लिंक भी कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा हेड का काम हो गया। हेड के बाद नीचे जाऊंगा, यहाँ पे बॉडी टैग का इस्तेमाल करके यहाँ पे अपनी बॉडी टैग को ओपन कर लूंगा, एंड इसी के अंदर जो भी बॉडी के अंदर काम करूंगा वो सारा रिफ्लेक्ट कहाँ होगा, वो सारा मेरे वेब पेज पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, वेब पेज के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे फटाफट से सारे टैग्स लिख लेता हूँ, और टैग्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे अपने जो भी काम है मैं कहाँ करूंगा, फिर CSS के अंदर काम करूंगा। तो अब बॉडी टैग के अंदर हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले तो हम यहाँ पे div टैग का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ब्लॉक एलिमेंट है। अब देखो यहाँ पे आपको div का इस्तेमाल समझ में आएगा। div एक तरीके का ब्लॉक बनाने के लिए यूज किया जाता है। ब्लॉक मतलब कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। ठीक है, एक बड़ा सा ब्लॉक, विड्थ हाइट वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो यहाँ पे div का इस्तेमाल करेंगे। div में हम क्लास का इस्तेमाल करेंगे। div में क्लास दी कंटेनर नाम की। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोफेशनल वे में काम किया जाता है। प्रोफेशनल वे में वेबसाइट इसी तरीके से बनती है, सेम इसी तरीके से। ओके, तो div लिया हमने, div में क्लास ली कंटेनर नाम की। अब यहाँ पे हम एक फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं, फॉर्म टैग। तो फॉर्म क्रिएट करने वाले, क्योंकि इनपुट फील्ड होती है, बटन्स होती है, तो यहाँ पे हम फॉर्म टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर्म का हम यहाँ पे नेम प्रोवाइड कर देंगे, नेम फॉर्म। इसका नेम भी हमारा फॉर्म हो चुका है। अगली लाइन पे जाऊंगा, एक और div यहाँ पे ओपन कर लूंगा, और इस div में मैं क्या करूंगा, इसकी क्लास प्रोवाइड कर दूंगा डिस्प्ले, यानी जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन होगी जहां पे हमारा रिजल्ट इनपुट होगा, मतलब रिजल्ट जो है वो दिखेगा हमें अपनी कैलकुलेटर में, उसका ये क्लास है। ठीक है, div डिस्प्ले की। इसे भी जस्ट यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। अगली लाइन पे जाता हूँ, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्रिएट करूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे अपनी इनपुट स्क्रीन में जो टेक्स्ट होगा वो सब दिखाऊंगा। तो इनपुट टैग का इस्तेमाल करूंगा। इनपुट में क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा टाइप वो होगा टेक्स्ट टाइप, क्योंकि कुछ भी हो सकता है उसमें, तो मैं जस्ट लिख दूंगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, स्पेस देके प्लेस होल्डर दूंगा। प्लेस होल्डर है नंबर 0। प्लेस होल्डर मतलब कुछ भी नहीं है, वहां पे 0 दिखेगा पहले से, ये होता है यहाँ पे इसका मतलब। इसके बाद मैं जस्ट यहाँ पे इसका नेम प्रोवाइड कर दूंगा। नेम होगा इसका डिस्प्ले रिजल्ट, और जस्ट इसे मैं यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर दूंगा टैग को। कंट्रोल एस से सेव कर दिया मैंने। इसके बाद मैं अपने div टैग को भी यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। div टैग मेरा एक क्लोज हो गया। इसके बाद एक और div टैग यहाँ खोलूंगा बटन्स के लिए। div खोला मैंने, और अब इसमें मैं बटन्स बनाऊंगा, तो मैं इसकी क्लास दे देता हूँ बटन्स, BUTTONS बटन्स दे दी क्लास। अब इन बटन्स की क्लास के अंदर मैं यहाँ पे अपनी बटन्स को डिजाइन करूंगा। तो मेरी 4 रो होती है ना एक कैलकुलेटर में, तो पहली रो में बनाऊंगा, उसके लिए मैं दोबारा div को लूंगा, और दोबारा div को लेके मैं यहाँ पे पहली रो को क्रिएट करूंगा। तो इसमें मैं क्लास प्रोवाइड कर दूंगा, क्या चीज की, रॉ की। रॉ क्लास होगी हमारी। अब इस रॉ के अंदर हमें कितनी बटन्स होती है, 4 बटन्स होती है। मैं कैलकुलेटर ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले के लिए हमने ये पूरा डिस्प्ले बनाया, और ये जो इनपुट ये वाले हमने यहाँ पे टैग लिया वो इसमें इनपुट करने के लिए। प्लेस होल्डर पे 0, क्योंकि यहाँ पे 0 ऑलरेडी प्लेस होल्डर में पहले से ही होता है कैलकुलेटर में। इसके बाद यहाँ पे हमने पहली रॉ बनाई है, तो रॉ में पहली रॉ में क्या होता है, 7 8 9 और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन, ये 4 चीजें होती है ना। तो इन चारों के लिए हमें यहाँ ऑप्शन बनाना है। फिर एक और हम div रॉ बनाएंगे, उसमें ये रॉ, फिर उसके अगले में ये रॉ, फिर उसके अगले में ये रॉ, इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो पहली रॉ में 7 से लेकर नंबर है ना, तो यहाँ पे 7 से लेकर नंबर पे काम करने वाले हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे जाऊंगा, और रॉ के बाद मैं इनपुट लूंगा, क्योंकि इनपुट लेने वाले हैं ना हम उसमें 7 8 9 जो भी नंबर्स हैं। तो इनपुट में क्लास कौन सी होगी, हमारी क्लास होगी BTN नाम की, क्योंकि बटन है उसमें। हम सारी बटन को BTN क्लास के अंदर रखेंगे, जितनी भी बटन है, टोटल सभी बटन्स को बटन। और यहाँ पे इसका टाइप रख देंगे, क्या है, बटन, क्योंकि बटन है, इनपुट होगा उसमें। तो इनपुट में इसका नाम बटन हो गया। नेम दे देंगे, इसका नेम होगा बटन का 7, तो B7 में इसका नाम दे दूंगा, बटन 7 यानी B7। पहली बटन 7 होती है, बटन 7 हो गई। इसकी वैल्यू भी रहेगी, तो वैल्यू में इसकी क्या रखूंगा, वैल्यू रहेगी इसकी 7, क्योंकि 7 इनपुट होगा उसकी मदद से। और अब इसमें ऑन क्लिक मेथड लगा दूंगा, ऑन क्लिक मेथड, ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक से क्या होगा, यहाँ पे एक फंक्शन रन होगा। अब फंक्शन मैं यहाँ पे अभी क्रिएट करूंगा, अभी मैंने क्रिएट नहीं किया फंक्शन का नाम होगा FUNC। ठीक है, FUNC ये इस फंक्शन का नाम होगा। और फंक्शन के पैरामीटर मेरे को यहाँ ब्रैकेट के अंदर देने। ब्रैकेट के अंदर इसके पैरामीटर कौन से होंगे, जो यहाँ पे B7 इसका नेम है वो, और उसकी वैल्यू। ठीक है, B7 से उसका नेम आ जाएगा,
और उसकी वैल्यू होगी 7, तो वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। इतना काम हो गया, इसको क्लोज करा दिया टैग को। पहला टैग हमारा क्रिएट हो चुका है। इस लाइन को कॉपी करूंगा और इसे 4 बार पेस्ट करा दूंगा, 2 3 4 बार पेस्ट करा दिया। अब B7 की जगह मेरे को B8 ले लेना है, B8 और यहाँ पे सिंपल 8 ये ले लिया, यहाँ पे भी B8, इसके नीचे B9, B8 हो गया, B9 हो गया, और उसके जस्ट मेरे नीचे यहाँ पे क्या होता है, प्लस की बटन होती है, तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ PLUS प्लस। ठीक है, प्लस मैंने ले लिया। अब यहाँ पे भी मेरे को चेंजेस करने, तो मैं जस्ट यहाँ प्लस का सिंबल ले लेता हूँ, सॉरी गलती हो गई, प्लस का सिंबल ले लिया और यहाँ पे 9 ले लिया, और यहाँ 8 ऑलरेडी था, यहाँ पे भी 9 ले लिया और यहाँ पे प्लस दे दिया नाम। ठीक है, इतना काम हो गया। पहली मेरी रॉ यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। पूरी पूरी इसी तरीके से क्रिएट करना है आपको, सेम एज इट इज जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इतना जैसे आपकी यहाँ पे ये रॉ क्रिएट हो जाए, रॉ क्रिएट होते यहाँ पे आपको एक डिव टैग की मदद से इसे सिंपल से क्लोज कर देना है। तो सिंपल से यहाँ पे क्लोज ऑलरेडी है, तो हमें क्या करना है, जस्ट इसके नीचे जाना है, सेम इसकी कॉपी बना लेनी है, इस वाले की कॉपी, Ctrl+C से कॉपी बनाई और नीचे जाके पेस्ट करा दिया। अब इस रॉ में आपको क्या करना है, अगली बटन क्रिएट करनी है। अब अगली बटन में आपको यहाँ पे B7 की जगह क्या क्रिएट करना था, B7 8 9 हो चुका है, तो 7 8 9 से पहले क्या आता है, 4 5 6। ठीक है, तो 4 5 6 करना है। अब यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, तो यहाँ पे भी वही करना है आपको, 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया और यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे भी वही करना है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब प्लस की जगह अब क्या आएगा आपका, माइनस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस। माइनस के बाद यहाँ पे भी आपको माइनस का सिंबल लगा देना है, और माइनस के बाद यहाँ पे भी आपको माइनस लिख देना है, माइनस। ठीक है, इतना काम हो गया। हमारे 2 रोज क्रिएट हो चुकी है। अब तीसरी रो बना देते हैं, Ctrl+V से पेस्ट। अब यहाँ पे भी ऐसे ही काम कर देते हैं, 4 5 6 हो गया, 4 5 6 से पहले क्या होता है, 1 2 3, तो यहाँ 1 2 3 बना देते हैं। तो मैं जस्ट 4 5 6 ऊपर बना के आ चुका हूँ, तो मैं यहाँ 1 बना दूंगा, यहाँ 2 बना दूंगा, यहाँ 3 बना दूंगा। इसी तरीके से एज इट इज यहाँ पे भी 1 बना दूंगा, 2 बना दूंगा, 3 बना दूंगा, यहाँ पे भी 1 बना दिया, 2 बना दिया, 3 बना दिया, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बना देता हूँ, सब्ट्रैक्ट नहीं, सब्ट्रैक्ट तो ऊपर बना दिया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बना देता हूँ। तो MUL लिख दूंगा, इनफ है मेरे लिए, MUL लिख देगा मैं। इसके बाद यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दूंगा और जस्ट यहाँ पे भी MUL लिख दूंगा। ठीक है, इतने काम मेरे हो चुके हैं। मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। मल्टीप्लिकेशन के बाद जस्ट मैं दोबारा से इसे कॉपी कर लूंगा, Ctrl+C से कॉपी कर लिया है। अब इसे मैं एक बार और पेस्ट करा दूंगा यहाँ पे। एक बार और पेस्ट कराने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या प्रॉफिट रहेगा, अब मैं यहाँ पे कुछ और बटन्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने इस कोड के अंदर। अब कैसे कर सकता हूँ देखो आप, मैंने जस्ट इसको नीचे जाके पेस्ट करा दिया। अब यहाँ पे 1 2 3 तक का मेरा सारा काम हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पे 0 डॉट हाइफन कुछ इस तरीके के नंबर्स भी ले लेने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सबसे पहले क्या नाम लूंगा, पहले मैं सिंबल ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी से बने रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे 0 लेने वाला हूँ, तो यहाँ पे B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और B1 की वैल्यू की जगह B0 की वैल्यू हो गई। इसके बाद 0 के बाद मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ डॉट, डॉट भी सिंबल होता है ना, तो मैं यहाँ पे BD ले लेता हूँ उसकी जगह BD, और यहाँ पे भी BD ले लेता हूँ। इसके बाद मैं अगला जो इसका सिंबल है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिवाइड के लिए, तो डिवाइड के लिए ये ले लिया मैंने, और जस्ट यहाँ पे लिख दिया डिव, डिव 2 V होंगे इसमें, यहाँ पे भी लिख देता हूँ डिव, ले लिया मैंने। अब लास्ट बटन है हमारी इक्वल करने की, इक्वल टू वाली, तो जस्ट इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं जो हमारी इनपुट है उसकी जो क्लास व्लास है थोड़ी सी यहाँ पे चेंज कर दूंगा। तो मैं इसकी जो क्लास है वो थोड़ी सी डिफरेंट रखूंगा, मैं रखूंगा ब्लू नाम की क्लास रखूंगा, और इसके बाद इसका जो टाइप है वो बटन ही रहेगा। वैल्यू जो है, वैल्यू इसकी यहाँ पे इक्वल टू रहेगी, और इसका जो नेम है, नेम मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नेम की कोई जरूरत नहीं है इसमें, नेम हो गया। इसके बाद जो ऑन क्लिक मेथड है, ऑन क्लिक मेथड मेरे को यहाँ पे ये चेंज करना होगा। अब चेंज किस तरीके से करूंगा देखो, यहाँ पे मैं इसे सिंपल से पहले तो हटा देता हूँ, हटा दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली डिस्प्ले रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू इवेलुएट करना है, इवेलुएट कैसे करूंगा, डिस्प्ले रिजल्ट वैल्यू से, इसके अंदर के पैरामीटर्स में। ठीक है, डिस्प्ले रिजल्ट डॉट वैल्यू, इतना काम करना है। अभी देखो ये सारे का सारा जब ये वर्क करेगा, जब अच्छे से आपको दिखेगा, तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा, अंडरस्टैंडेबल जब आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये वर्क कर रहा है इस तरीके से, तो ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पहले मैं आपको ये रन करके दिखाऊंगा, इसके बाद आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से क्या काम कर रहा है। अभी के लिए हमने सारा का सारा काम लगभग कर लिया है। लेट मी चेक इट। तो यहाँ पे सब कुछ मुझे ठीक सा ही लग रहा है, मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं करे, बिल्कुल सही कोड मेरा बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्लियर कोड लग रहा है।
तो जस्ट मैंने बस इतना कोड लिखा है, अभी कंट्रोल एस से सेव करूंगा और इस जस्ट index.html को यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की अभी मेरे पे यहाँ पे अभी इन सबको मैं बहुत अच्छे से डिस्प्ले कराऊंगा CSS की मदद से। अभी आप देखना, मैं अभी कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ क्या यह कैलकुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं जस्ट यहाँ पे लिखूंगा, अभी कुछ इनपुट नहीं हो पा रहा है। हाँ, अभी मेरे को जावास्क्रिप्ट से काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे को जावा में काम करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट का, जिससे मेरे को एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन? ये FUNC वाला, उसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म होता की। ठीक है, कैलकुलेशन किस तरीके से परफॉर्म होगी? फंक्शन क्रिएट करने से। तो मैं जहां जाऊंगा, कहाँ पे, मैं सिंपल हेड टैग के अंदर पहुंच जाऊंगा। ये रहा मेरा हेड टैग, और हेड टैग के अंदर मैं यहाँ पे या तो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट को लिंक कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक्सटर्नल नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर ही रहता हूँ। फॉर्म टैग के बाहर मैं निकल जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट भी क्रिएट कर लेता हूँ। मैं जस्ट स्क्रिप्ट टैग ओपन करूंगा और इसके अंदर मैं स्क्रिप्ट बनाऊंगा फंक्शन वाली। तो मैं जस्ट यहाँ लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ FUNC वाला, क्योंकि वही FUNC यहाँ पे आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो वही फंक्शन मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, और इस फंक्शन में मैं यहाँ पैरामीटर दूंगा रिजल्ट का, क्योंकि रिजल्ट मैंने हर जगह यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो मैं रिजल्ट का इसके अंदर यहाँ पे पैरामीटर दूंगा रिजल्ट वाला। इसके बाद जस्ट यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करूंगा। कर्ली ब्रेसेस के बाद मैं यहाँ पे फॉर्म से मैं ये सारे डाटा लेने वाला हूँ, क्योंकि ये फॉर्म टैग है। फॉर्म टैग के अंदर ये देखो, फॉर्म टैग यहाँ क्लोज है, तो फॉर्म टैग के अंदर है, तो फॉर्म डिस्प्ले रिजल्ट के अंदर ये सारी चीजें स्टोर है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले रिजल्ट के अंदर हमने ऊपर भी यहाँ पे दिखाया था डिस्प्ले रिजल्ट, इसका नाम दिया था, जहाँ पे वो सब कुछ डिस्प्ले होगा। तो जस्ट उस डिस्प्ले रिजल्ट पे मैं लूंगा। इसके बाद वैल्यूज होंगी, उन वैल्यू को लेने वाला हूँ। तो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो उनको वैल्यू के अंदर स्टोर कराया हुआ है मैंने, फंक्शन की वैल्यू के अंदर। ये पैरामीटर्स है यहाँ पे फंक्शन के, वही फंक्शन के पैरामीटर हम यहाँ पे इनिशियलाइज करने वाले हैं। इक्वल टू लिखूंगा, डिस्प्ले लिखूंगा, डिस्प्ले रिजल्ट डॉट वैल्यू प्लस रिजल्ट सेमीकोलन। कंट्रोल ऐसे सेव किया, तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा काम हो चुका है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज रह गई है, फॉर्म लिखना है यहाँ पे, फॉर्म डॉट डिस्प्ले रिजल्ट डॉट वैल्यू। एक बार मैं इसे देख लूँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। रिफ्रेश करता हूँ, 89 लिखता हूँ, प्लस लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, 92। हाँ, वर्क कर रहा है। अब देखो यहाँ पे पहले ये वाला पूरा कोड समझ लो, इसके बाद इसे थोड़ा सा साथ सजावट इसकी कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखो कितनी लाइन का कोड हुआ होगा ये, मुश्किल से थोड़ा सा देख लेते हैं इसे। ये हुआ है अभी सिर्फ और सिर्फ 56 भी सही से ये नहीं है, ये लगभग 50 लाइन का कोड है। 50 लाइन के कोड में ऐसा क्या है कि मतलब हमने यहाँ पे कैलकुलेटर डिजाइन कर लिया, तो सिर्फ एक लाइन का कोड है। इस कोड की वजह से यहाँ पे हमारा सारा का सारा कैलकुलेशन हो पा रहा है। और ये सारे ऑन क्लिक के मेथड है, ऑलरेडी यार 10 बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये जो आपके यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स नहीं एक्चुअली एट्रीब्यूट्स हैं, इनकी मदद से सारा का सारा काम यहाँ पे हो पा रहा है। इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड में हमने इसका टाइप बटन दे रखा है, और बटन पे हमने उनकी वैल्यूज दे रखी है। तो ये सारी यहाँ पे वैल्यूज फंक्शन के मदद से उसके पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट्स पे जाके स्टोर हो जा रही है, और उस आर्ग्यूमेंट की मदद से फॉर्म वाले टैग के अंदर डिस्प्ले रिजल्ट में जो यहाँ पे वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को गेट कर रहे हैं और उसको रिजल्ट के साथ यहाँ पे ऐड करा के डिस्प्ले करा दे रहे हैं। ठीक है, और ये डिस्प्ले रिजल्ट कहाँ पे क्या चीज है? डिस्प्ले रिजल्ट है हमारी ये चीज जहाँ पे वो सारी की सारी चीजें डिस्प्ले हो रही हैं, यानी हमारी कैलकुलेटर की ये स्क्रीन, ये इनपुट फील्ड। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। कोड बहुत आसान सा कोड है, कुछ भी इस कोड में नहीं है, बहुत आसान सा कोड है। आप इस कोड को मैं डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना इसे और प्रैक्टिस करना अच्छे से। अब इसको थोड़ा सा साथ सजावट इसकी कर देते हैं, ताकि CSS भी यहाँ पे हमारी क्लियर हो जाए। अब मैं यहाँ पे CSS पे आ चुका हूँ, साथ सजावट पे हम यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान देने वाले हैं। साथ सजावट कर लेते हैं और जस्ट फिर आगे बढ़ते हैं और आगे वाले काम करेंगे। तो साथ सजावट करने के लिए सबसे पहले HTML और अपनी बॉडी वाली चीज़ों को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। HTML और बॉडी वाली चीज़ों में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो HTML बॉडी है, तो यहाँ पे HTML है और बॉडी, तो इनको सबसे पहले लेंगे। तो मैं जस्ट यहाँ पे HTML ले लूँगा और बॉडी ले लूँगा। बॉडी ले ली मैंने और जस्ट इसे ओपन कर लूँगा। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड दे देंगे, बैकग्राउंड का कलर दे देंगे, तो बैकग्राउंड का कलर रहेगा एक्वा। इसके बाद अगली लाइन पे जाएंगे, अगली लाइन पे जाने के बाद मार्जिन दे देंगे, मार्जिन रहेगा इसका 0, मार्जिन 0, और मार्जिन 0 के बाद पैडिंग इसकी 0, पैडिंग 0। तो इतना हमने बैकग्राउंड पे दे दिया। अब यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पे बैकग्राउंड हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसके बाद अगली लाइन पे जाएंगे और यहाँ पे कंटेनर। अब देखो हमारा यहाँ कंटेनर था ना, ये कंटेनर यानी पूरा का पूरा हमारा कैलकुलेटर, पूरा कैलकुलेटर यहाँ कंटेनर की मदद से आ जाएगा। तो कंटेनर क्या है? हमारी क्लास है। तो क्लास को किस तरीके से कॉल कराएंगे? डॉट कंटेनर, इस तरीके से। ठीक है, डॉट कंटेनर। अब कंटेनर के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी पोजीशन सेट करेंगे। पोजीशन इसकी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, यानी एक जगह पे रहेगी, फिक्स्ड। फिक्स्ड के बाद यहाँ पे इसका जो टॉप है वो कितना रहेगा? टॉप रहेगा 50%, और इसी तरीके से इसका लेफ्ट भी 50% रहेगा, यानी ये टॉप से भी 50% दूर रहेगी और लेफ्ट से भी 50%, यानी सेंटर में आ जाएगी। ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ट्रांसलेट में इसमें हम इसको -50% पे कर देंगे, -50,
और इसके दूसरे साइड से भी -50। इतना हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे डिस्प्ले होंगी। एक बार मैं इनके पैरामीटर दे दूं। इसका बैकग्राउंड हम दे देंगे व्हाइट, एकदम एजियो टाइप का दे देते हैं, ठीक है। ये कलर होते हैं, ये सब आप खुद से भी चुन सकते हैं। बॉक्स में शेडो रहेगी, तो बॉक्स शेडो की यहाँ पे हमारे पास ये देखो फंक्शनैलिटीज होती है। तो बॉक्स शेडो का कलर आप यहाँ से देख सकते हो। तो हल्का सा ये बीज वाला कलर हम दे देते हैं। इसके बाद जस्ट अगली लाइन पे जाऊंगा और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दूंगा। इसमें अगर बॉर्डर रेडियस देना चाहता हूँ तो बॉर्डर रेडियस यानी कर्व, वो कितना वहां पे कर्व रहेगा, गोल रहेगा, एकदम नुकीला रहेगा, ये सब। तो बॉक्स में कर्व दे देते 15 पिक्सल का। इसके बाद यहाँ पे अगली लाइन पे पैडिंग, पैडिंग जरूर देनी है। पैडिंग बॉटम से दे देते हैं, पैडिंग बॉटम से दे देते हैं लगभग कितनी 18 पिक्सल्स के आसपास। इसके बाद यहाँ पे विड्थ दे देते हैं। इसकी विड्थ कितनी रहेगी, विड्थ रहेगी एटलीस्ट 325 पिक्सल्स के आसपास। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और इस पे जाके रिफ्रेश कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये अभी हमें देखने को मिल रहा है। हमारा कुछ इस तरीके से ये बॉक्स आ रहा है। तो ये विड्थ हमने दी है और भी बहुत सारी चीजें दी हैं। तो ये सब हमें इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे जाते हैं और डिस्प्ले के यहाँ पे काम कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले को ओपन कर लूंगा। तो डिस्प्ले हमारे कहाँ से आ जाएगा, डिस्प्ले एक्चुअल में ये वाली क्लास है जिसमें हमारी आउटपुट हमें शो होगा। यानी कौन सी, ये पर्टिकुलर चीज, ये दिख रही है ना, ये इसको। तो जस्ट इसको अब टारगेट करने वाले। तो डिस्प्ले, अब डिस्प्ले में हम इसकी विड्थ कर देते हैं 100%, क्योंकि भाई जो इसका पेरेंट है कंटेनर उसकी 100%। तो पेरेंट से ये 100% हो जाएगी। कंट्रोल से सेव करके एक बार दिखा देता हूँ। अभी ये हुई नहीं, अभी ये होगी, दिक्कत मत लो। अभी मैं पहले सारा काम कर दूं। मैं हाइट दे दूंगा। इसकी हाइट रहेगी इसकी लगभग 60 पिक्सल्स के आसपास। हाइट भी दे दी। पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग रहेगी इसकी 40 पिक्सल्स और इसकी दूसरे साइड से रहेगी 0। तो आप यहाँ पे लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम ये चारों एक साथ भी पैडिंग दे सकते हो। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप ये 0 आगे क्यों लिखा है, ये मत समझना कि ये 0 क्यों लिखा है। यहाँ पे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट एक साथ आप चारों को दे सकते हो। ओके, बैकग्राउंड दे देंगे। इसका बैकग्राउंड किस तरीके से देंगे, बैकग्राउंड में लूंगा और बैकग्राउंड में मैं इसका कलर दे दूंगा जैसे कि थोड़ा सा लाइट कलर देना चाहूंगा मैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ इसका ऑरेंज। नहीं, बैकग्राउंड हल्का सा रहता है ना, बैकग्राउंड देंगे हम इसका, बैकग्राउंड फ्लोरल वाइट, फ्लोरल वाइट दे दिया। और इसको हमें इंपॉर्टेंट बनाना है तो हम इसे जस्ट इंपॉर्टेंट में इस तरीके से इंपॉर्टेंट लिख देंगे। इसका बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर टॉप और बॉर्डर टॉप के बाद यहाँ पे और भी लेफ्ट रेडियस, ठीक है, लेफ्ट रेडियस ये वाली प्रॉपर्टी, इसका दे देंगे 14 पिक्सल्स। इसके बाद बॉर्डर राइट वाली दे देते हैं, बॉर्डर राइट रेडियस। अब बॉर्डर बॉटम राइट, बॉटम नहीं, टॉप वाली यार, बॉटम टॉप। अब इसमें मैं कितनी देना चाहूंगा, मैं इस पे भी 14 पिक्सल्स दे देता हूँ। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग से सेट कर सकते हो। ये मेरी देखने से आपको कोई मतलब वो नहीं होना चाहिए, आप खुद से भी दे सकते हो। तो इस तरीके से देखो, इतना बड़ा यहाँ पे ये देखो हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने इसका साइज इतना बड़ा कर रखा था ना। हम 100% पे आ चुके हैं। अब देखो ये इतना साइज अभी निकल के हमारे पास आ रहा है। तो डिस्प्ले भी कर दिया हमने। डिस्प्ले के बाद अब बटन्स का काम करेंगे। अब ये बटन्स वाले डिप पे आ चुके हैं हम। तो अब बटन्स को टारगेट कर लेते हैं, डॉट बटन्स। अब बटन्स में हम क्या करेंगे, देखो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, पैडिंग दे देंगे। पैडिंग कितनी देंगे, 100%। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और अब इसे डिस्प्ले कराएंगे। अरे ये कैसे हो गया, चलो कोई नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, दिक्कत मत लो। तो 100% हमने इसकी पैडिंग दे दी है। तो अब इसके बाद 100% नहीं देनी यार, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। इसकी हम दे देंगे 20 पिक्सल्स। तो चारों दे देते हैं। 20 पिक्सल लेफ्ट से हो जाएगी, बॉटम से हो जाएगी और 20 ही पिक्सल, या फिर आप एक साथ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक जगह से हमें पैडिंग हटा लेनी है, यानी टॉप से हटा लेनी है। तो टॉप 3rd नंबर पे आता है। इसके बाद बाकी तीनों पे 20 पिक्सल्स हमें रखनी है, तीनों साइड से। बाकी रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो 20 पिक्सल हो गई और इस साइड से ये हट चुकी है, मतलब इस साइड से हट चुका है, मतलब 0 जहां हमने रखा था वो यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद ये बटन्स भी हो गई। बटन्स के बाद अगली लाइन पे चलते हैं। अब डॉट रॉ, अब रॉस को टारगेट करने वाले हैं हम। ये जो रॉ है सारी रॉ पे ये रिफ्लेक्ट होगा, ओके, सभी के सभी रॉस में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसकी विड्थ देंगे। विड्थ कितनी होगी इसकी, 280 पिक्सल्स के आसपास, क्योंकि बहुत सारा स्पेस हमारा यहाँ पे घिरा हुआ है। विड्थ दे दी। फ्लोट करेंगी ये, क्योंकि फ्लोट करेंगे ना ये तो ऊपर दिखेंगी। तो फ्लोट, हाँ भाई ये फ्लोट करेंगे। कहाँ से, लेफ्ट से। अब एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अभी ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। रॉ हो गया काम हमारा। रॉ के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन लगा लेते हैं। तो बटन के बाद इसमें कॉलम लगा के हॉवर होगा। और हॉवर में किस तरीके से दिखेगा, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर लिख देते हैं पूरा। बैकग्राउंड
कलर कहाँ गया, कलर, बैकग्राउंड का कलर क्या रहेगा इसका, बैकग्राउंड का कलर रहेगा थोड़ा सा डार्क सा रहेगा, जैसे ये ग्रे, ठीक है, ग्रे रहेगा इसका। और इसका जो मेन कलर है वो क्या रहेगा, मेन कलर रहेगा इसका जो थोड़ा सा हाईलाइट सा हो, जैसे ये हनी ड्यू। इतना हो गया, बटन का होवर भी हो गया। अब इसके बाद मैं अगली लाइन पे जाऊंगा। अब इनपुट फील्ड का काम करना है मुझे। मैं जस्ट लिखूंगा इनपुट, और इनपुट में जो हमारी टाइप है वो क्या रहेगी, बटन रहेगी। तो मैं जस्ट यहाँ लिख देता हूँ टाइप इक्वल्स टू बटन, टाइप इक्वल्स टू बटन। अब बटन के टाइप में मेरे को यहाँ पे काम करना है, तो मैं जस्ट कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा इसके आगे, और यहाँ पे चला जाऊंगा, और यहाँ पे सबसे पहले तो विड्थ दूंगा। तो विड्थ मैं इसकी दे दूंगा 50 पिक्सल्स के आसपास, 60 पिक्सल्स, 60 पिक्सल में इसकी विड्थ दे दूंगा। और इसके बाद मैं अगली लाइन पे जाऊंगा, हाइट दे दूंगा इनकी। हाइट में दे दूंगा कितनी, ये भी 60 पिक्सल, क्योंकि इस जो बटन्स होगी वो चौकोर एकदम बिल्कुल स्क्वायर की शेप में होगी, तो 60 पिक्सल हाइट भी रहेगी, विड्थ भी रहेगी। फ्लोट करेंगी, हाँ भाई फ्लोट करेंगी, कहाँ पे, लेफ्ट पे करेंगी। लेफ्ट पे फ्लोट करने के बाद पैडिंग दे देंगे इसमें। पैडिंग क्या रहेगी यहाँ पे हमारे पास, पैडिंग रहेगी 0, एकदम कुछ भी नहीं रहने चाहिए। मार्जिन एटलीस्ट यहाँ पे हम 5 से 10 पिक्सल का दे सकते हैं, हम यहाँ पे 5 पिक्सल्स का दे देते हैं। मार्जिन भी प्रोवाइड कर दिया। बॉक्स की साइज कर देते हैं, बॉक्स का साइज क्या रहेगा, बॉक्स साइजिंग कहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है, बॉक्स साइजिंग, ये रहा बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग इसका बॉर्डर बॉक्स, ये वाली सबसे टॉप वाली बॉर्डर बॉक्स दे दी। इसके बाद बैकग्राउंड का कलर दे देंगे। बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, बैकग्राउंड कलर रहेगा ये इंडियन रेड वाला, या जो भी आप देना चाहो, मैं तो रैंडमली दे रहा हूँ, कुछ भी जो भी आप देना चाहो, आपका यहाँ पे मन। बॉर्डर दे दूँ इसकी, बॉर्डर रहेगी इसकी, नहीं बॉर्डर नहीं रहनी चाहिए, बॉर्डर रहेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। बॉर्डर मैंने नन कर दिया। फॉन्ट साइज इसका दे दूंगा, फॉन्ट साइज एटलीस्ट 30 पिक्सल्स का, 30 या लार्ज कर देते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो अपने इच्छा अनुसार। तो फॉन्ट साइज भी प्रोवाइड कर दिया। लाइन की हाइट भी 30 पिक्सल रहेगी एटलीस्ट, तो लाइन हाइट 30 पिक्सल्स, लाइन हाइट भी प्रोवाइड कर दी। और इसके बाद बॉर्डर रेडियस हो गया, बॉर्डर रेडियस रहेगा 50% के आसपास। बॉर्डर रेडियस हो गया, लाइन हाइट हो गया, बॉर्डर रेडियस हो गया। फॉन्ट वेट हो गया हमारा 600 के आसपास, या 700 कर देते हैं। कलर इसका प्रोवाइड कर देते हैं थोड़ा सा डार्क, तो मैं इसको ये लाइट कोरल वाला करा देता हूँ। इसके बाद कर्सर, हाँ भाई कर्सर रहेगा क्योंकि पॉइंट भी तो होगा, तो कर्सर पॉइंटर वाला। तो इतना काम हो गया। तो हमारा यहाँ पे बटन्स का भी यहाँ पे इनपुट हमने प्रोवाइड कर दिया कि बटन्स किस तरीके से दिखेंगी। बटन्स को प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट को हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो मैं अगली लाइन पे जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा इनपुट के बाद अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ टाइप टेक्स्ट। अब तो बटन का आपने कर लिया, अब टेक्स्ट के रिलेटेड यहाँ पे हमें उसकी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करनी है। तो मैं जस्ट यहाँ पे जाऊंगा और जस्ट इसकी विड्थ में लिख दूंगा, कितनी विड्थ रहेगी हमारी, 275 पिक्सल्स से आसपास। हाइट एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमारा कोड दिख रहा है। कंट्रोल एस से सेव करूंगा, एक बार इसे रिफ्रेश करके दिखा दूंगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कोड कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी इनपुट में हमें सारा का सारा काम करना है, फटाफट से कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। हाइट हो गई। हाइट के बाद जस्ट मैं क्या करूंगा अब, फ्लोट करेंगी है ना, फ्लोट बिल्कुल कहाँ पे, लेफ्ट से, ये मेरा लेफ्ट पे फ्लोट करेगा। पैडिंग 0 दूंगा, सेम ऊपर की तरह यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर देनी है, कुछ यहाँ पे चेंजेस करने और बाकी सारी लगभग सेम लगने वाली है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स के बाद बॉर्डर इसकी रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, बॉर्डर नन कर दो आप। बॉर्डर के बाद जस्ट यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी इसमें नन रहेगा, तो जस्ट नन कर देता हूँ, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नन। इसके बाद जस्ट कलर इसका व्हाइट रहेगा ऑब्वियसली, तो मैं जस्ट यहाँ पे व्हाइट लिख देता हूँ, व्हाइट के बाद अलाइनमेंट क्या रहेगा टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर तो रहेगा नहीं, राइट से रहेगा, तो राइट कर देता हूँ। राइट के बाद यहाँ पे फॉन्ट का वेट सेम बिल्कुल नीचे की तरह रहेगा, तो फॉन्ट का मैं यहाँ पे फॉन्ट वेट दे देता हूँ 700 ही ओके रहेगा। इसके बाद फॉन्ट का साइज 60 पिक्सल्स रहना चाहिए, फॉन्ट लिख रहा हूँ, फॉन्ट का साइज 60 पिक्सल्स। इसके बाद फॉन्ट वेट हो गया, फॉन्ट साइज हो गया। लाइन हाइट 60 पिक्सल थी हमारी, लाइन हाइट 60 पिक्सल्स, और लाइन हाइट के बाद हमारा लास्ट है मार्जिन, तो जस्ट मैं मार्जिन प्रोवाइड कर देता हूँ 0 और हमारा लगभग 25 पिक्सल, क्योंकि एक साइड से जहाँ पे हमने ऊपर मार्जिन छोड़ा था एक साइड का, ये वाला बीच वाला, उसमें हमने यहाँ पे फिल कर दिया क्या 25, यानी उस साइड से 25 पिक्सल्स रहेगा ही रहेगा। तो इतना हो गया। लास्ट में अपने जो हमने लास्ट वाली बटन दबाई थी इक्वल टू वाली बटन कहाँ गई है हमारी, ये ब्लू क्लास दी थी ना उसमें, अब इसे भी यहाँ पे ले लेंगे, तो डॉट ब्लू ले ली, और यहाँ पे डॉट ब्लू की भी थोड़ी सी डेकोरेशन कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं उसको। बैकग्राउंड कलर क्या देंगे, उसको दे देते हैं टोमेटो टाइप का,
बैकग्राउंड कलर भी दे दिया और उसका जो टेक्स्ट कलर है वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट कलर का कलर प्रोवाइड कर देते हैं वाइट। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और इसे जाके रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ कुछ इस तरीके से हमें ये देखने को मिल रहा है। अभी इसका बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं कोई दूसरे कलर से, तो हमारा जो कंटेनर है उसमें हमारे पास ये 2-3 कलर आ रहे हैं, इसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं येलो से या फिर ब्लू से। और अब इसे रिफ्रेश करते हैं। अभी चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने क्या चेंज किया, हमने बॉक्स की शेडो चेंज करी। तो बॉक्स की शेडो हमें चेंज नहीं करनी है, हमें बॉक्स की शेडो की जगह क्या चेंज करना था, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना था कंटेनर के। तो बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देते हैं, सॉरी ये यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब जाके यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं इस तरीके से। तो अभी भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि बैकग्राउंड में वो वाला कलर है। तो यहाँ पे, तो इसकी जगह हम यहाँ पे कहाँ पे चेंज करना है, हमें कहाँ पे चेंज करना है, ये जो ऊपर का पार्ट है इसमें चेंज करना है और नीचे वाले पार्ट में आपको चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे हमें करना चाहिए एक्चुअल में सबसे पहले वाइट कलर या ब्लैक कलर जो भी आप देना चाहते हो। अब इसे रिफ्रेश कर देंगे तो कुछ इस तरीके का हमारे यहाँ पे कैलकुलेटर बना हुआ आ रहा है। आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरीके का कैलकुलेटर अगर आपको चाहिए तो आप इस तरीके से ये कोडिंग कर सकते हो। ये कर दिया मैंने, इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस कर लेता हूँ, जैसे 96। ये करने के बाद मेरे को क्या आएगा, अभी तो ये टेक्स्ट व्हाइट कलर का देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे चेंज कर दूँ तो मैं यहाँ पे इनपुट में दिए गए टेक्स्ट को यहाँ पे कलर व्हाइट की जगह ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। अब करता हूँ 96 प्लस 32 कितना होता है, 96 प्लस 32 होना चाहिए 128, इक्वल टू करूंगा 128 आ रहा है। तो इस तरीके से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। 96 माइनस 42 कितना आएगा, 54 आएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशंस कर पा रहे हो। आई होप ये कैलकुलेटर किस तरीके से बना है आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी बहुत ईजी प्रॉपर्टी है, आपको ये समझ में आ रही होंगी कि कौन सी क्या रिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे कोड मैं आपको दे दूंगा, आप यहाँ पे इसे डाउनलोड करके इस पे देख सकते हो कि क्या कैसे काम कर रहा है। तो फटाफट से अपने 5वें टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो गाइस अब आ चुके हैं हम अपने 5वें टॉपिक के अंदर जो कि है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना। अभी तक तो हमने देख लिया किस तरीके से हम यहाँ जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं वेबसाइट्स बनाने में, मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होता है एक हिंट आपको मिल गया होगा। CSS किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, HTML किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये आपको यहाँ पे अभी तक हिंट या आइडिया लग गया होगा। तो अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि किस तरीके से हम इन सभी की मदद से एक वेबसाइट का क्रिएशन कर सकते हैं, किस तरीके से वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये मान लो इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वेब डेवलपमेंट में यही चीज़ आपको काम आने वाली है क्योंकि आप वेबसाइट किस तरीके से क्रिएट करोगे ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट बनाना बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे हम वेबसाइट किस तरीके से बनाने वाले हैं, तो देखो यहाँ पे हम एक वेबसाइट बनाएंगे, एक बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे वेबसाइट हम कोडिंग की मदद से बनाएंगे। कोडिंग में हम कौन कौन सी कोडिंग करेंगे, HTML करेंगे प्लस CSS करेंगे। अब देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का तो ज़्यादा काम है नहीं, लगभग कुछ भी काम नहीं है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि हम फंक्शनल उतना कुछ नहीं करने वाले। यहाँ पे सिंपल HTML और CSS का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो यहाँ HTML CSS की मदद से हम वेबसाइट बनाएंगे और बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनाएंगे। हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से जिसमें हम हिस्टोरिकल जो प्लेसेस होते हैं, जैसे हम हेरिटेज साइट्स कहते हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पे हम एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें 5-6 इंडियन फोर्ट्स को लेंगे और उन फोर्ट्स की पिक्चर लेंगे और उसमें एक तरीके का ब्लॉग बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके की वेबसाइट यहाँ पे हम बनाने वाले हैं हेरिटेज साइट्स की। तो यहाँ पे हम वेबसाइट का निश भी बता दिया, प्लस यहाँ पे हम अपनी प्रोफेशनल तरीके से वेबसाइट बनाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रीमियम लुक बनेगा उस वेबसाइट का। और इसी के साथ साथ अपनी वेबसाइट हम रिस्पॉन्सिव रखेंगे। रिस्पॉन्सिव, अब रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है कि मतलब आपकी वेबसाइट मोबाइल डिवाइसेस में भी ओपन हो, टैबलेट्स में भी ओपन हो और लैपटॉप में भी ओपन हो, यानी हर जगह आपका जो वेबसाइट है वो बिल्कुल रिस्पॉन्स करे। बिल्कुल भी कोई भी टेक्स्ट अगर आपका लैपटॉप में बिल्कुल ठीक से आ रहा है तो फोन में आधा कट जाए, ऐसा नहीं, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव, मोबाइल फोन में भी सेंट्रल में आए। तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम बनाना सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे आपके क्या क्या तरीके हैं वेबसाइट बनाने के फ्रंट एंड में, तो या तो आप पूरा का पूरा मैनुअली HTML पे कोडिंग करोगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, HTML के साथ साथ हम रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करने वाले हैं। बूटस्ट्रैप यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है, या फिर हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ये मान लो टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। इसके कुछ स्क्रिप्ट्स आती हैं, कुछ यहाँ पे आपकी स्टाइल शीट्स होती हैं जिनको हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करना होता है, और उस इंपोर्ट के दौरान हम यहाँ पे अपनी जो वेबसाइट डेवलप करेंगे वो हम यहाँ पे डेवलप करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, एंड उस डेवलपमेंट के दौरान हमारी जो वेबसाइट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनेगी।
तो यहाँ बूटस्ट्रैप वर्जन 4 का इस्तेमाल करेंगे। प्लस यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट्स भी बताऊंगा जिन शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके आप खुद अपने लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। आपको किस तरीके से यहाँ पे बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करना है, बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन होती है, उन डॉक्यूमेंटेशन के इस्तेमाल से आप किस तरीके से एक बहुत अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हो, किस तरीके से आप बिल्कुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो, वो भी बहुत कम टाइम पे मैं आज आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। प्लस यहाँ पे अपनी जो हम वेबसाइट बनाएंगे वहाँ पे हम क्या क्या चीज़ देखेंगे अपनी वेबसाइट में मैं बता देता हूँ। हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट में सबसे पहले तो ऊपर बनाएंगे नेविगेशन बार। नेविगेशन बार आप मान सकते हो या फिर जिसे हम हेडर कहते हैं नेविगेशन बार। तो नेविगेशन हम बनाएंगे। नेविगेशन के बाद हम यहाँ पे अपनी सेंट्रल पार्ट ऑफ यहाँ पे अपनी वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हम एक बहुत बड़ी सी इमेज देंगे। इमेज के बीच में यहाँ पे टेक्स्ट देंगे और उसके नीचे एक बटन देंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे 3 कार्ड्स बनाएंगे जिसमें हमारी पोस्ट होंगी रिसेंट। इसके बाद नीचे हम अपना फुटर बना देंगे। इस तरीके की वेबसाइट हम बनाएंगे। प्लस ऊपर की नेविगेशन बार में बहुत सारे लिंक्स देंगे एंड उन लिंक्स से हम डिफरेंट तरीके के वेब पेजेस यहाँ पे लिंक करेंगे और उन वेब पेजेस को भी डिजाइन करेंगे। तो इस तरीके की हम यहाँ पे वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट हम बनाने की कोशिश करेंगे और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको एक बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल यहाँ वेबसाइट डेवलपमेंट का मैं दे पाऊँ। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें यहाँ पे आपको शॉर्टकट तरीके से मतलब किस तरीके से आप बहुत फास्ट कोडिंग कर सकते हो प्लस किस तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोडिंग मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं जस्ट यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊँगा। अपने कैलकुलेटर वाले कोड को यहाँ पे मैं अभी क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद फाइल पे जाऊँगा, ओपन फोल्डर करूँगा और एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। किस नाम से मैं यहाँ पे बना लूँगा ब्लॉग नाम से। ठीक है, ये फोल्डर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। तो इसकी दोनों फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं। पहली होगी हमारी index.html और दूसरी होगी style.css। तो ये दोनों मेरी फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब मैं index.html को ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बूटस्ट्रैप का भी इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोग्रामिंग करने की यहाँ पे कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी से यहाँ पे इनहेंस हो जाएगी। तो मैं जस्ट यहाँ पे डॉक टाइप HTML से स्टार्ट करूँगा अपनी कोडिंग को। HTML का टैग यहाँ पे लगाऊंगा और जस्ट हेड का टैग लगाऊंगा। ठीक है, तो इतने टैग्स मेरे यहाँ लग चुके हैं। अब हेड टैग के अंदर हम यहाँ पे लेंगे टाइटल का टैग। ठीक है, टाइटल का टैग मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब टाइटल के टैग के अंदर हम यहाँ पे टाइटल देंगे अपने वेब पेज का। तो मैं जस्ट यहाँ पे देना चाहता हूँ जैसे कि हमारी हेरिटेज साइट्स की है ना, और हम इस वेबसाइट का नाम रखते हैं फोर्ट्स ऑफ इंडिया। मैं लिखता हूँ फोर्ट्स ऑफ इंडिया बेस्ट हेरिटेज ब्लॉग। ये हमारा टाइटल होगा पेज का। अगर अभी मैं इस वेब पेज को ओपन करूँ तो मैं इस वेब पेज को ओपन कर लेता हूँ। मेरी सी ड्राइव के अंदर है, जैम्प फोल्डर के अंदर है, ब्लॉग नाम का फोल्डर होगा इसमें htdocs के अंदर। ये रहा index.html, ओपन कर लेता हूँ। तो मेरी जो index.html है वो ओपन हो चुकी है। इसका टाइटल आप देख सकते हो फोर्ट्स ऑफ इंडिया बेस्ट हेरिटेज ब्लॉग लिखा हुआ आ रहा है। अब मेरे को यहाँ पे नीड है अपने इस आइकन को चेंज करने की जो इस टाइटल के आगे लगा हुआ है। तो इस पर्टिकुलर आइकन को मैं कैसे चेंज करूंगा? तो गाइस इसका एक रेजोल्यूशन होता है 16:16 का। तो इस इमेज में आप इस रेजोल्यूशन में आपको एक इमेज चाहिए होती है। ऑलरेडी मेरे पास इमेज है 16 पिक्सल इंटू 16 पिक्सल की, तो वो मैं उसे यहाँ पे आइकन में रखना चाहता हूँ। तो कैसे रखूंगा? तो वो इमेज मेरी डेस्कटॉप पे है। देखो आप देख सकते हो favicon.ico फॉर्मेट में है। आप इंटरनेट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास PNG फॉर्मेट में है तो PNG को आइको फॉर्मेट पे आपको कन्वर्ट करना है। आइकन का फॉर्मेट होता है। मैं जस्ट इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। ये कुछ 16 पिक्सल की है, बहुत छोटी सी इमेज है इसलिए दिख भी नहीं रही। यहाँ से आप देख सकते हो 16 पिक्सल की है। मैं जस्ट इसको यहाँ से हटाकर कहाँ पे ले जाऊंगा? अपने htdocs वाले फोल्डर के अंदर। ये रहा जैम्प htdocs और ये रहा मेरा ब्लॉग। यहाँ पे पेस्ट करा दूंगा। favicon.ico नाम से ये फाइल है, आइकन फाइल है। ओके, मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूंगा तो आपको दिखेगी भी। इतनी छोटी सी फाइल है और यहाँ पे फोर्ट की यहाँ पे तस्वीर बनी हुई है। तो जस्ट अब मेरे को ये कैसे शो करानी है यहाँ पे? अभी देखो अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है ना। अब मैं शो कराता हूँ। यहाँ पे शो किस तरीके से कराऊंगा? मैं यहाँ पे एक टैग का इस्तेमाल करूंगा। उस टैग की मदद से मैं यहाँ पे उसे शो करा सकता हूँ। कैसे? मैं जस्ट यहाँ पे लिखूंगा लिंक के अंदर मैं यहाँ पे रिलेशन दूंगा इसका, रिलेशन या फिर रिलेशन के बाद, हाँ रिलेशन देना है मेरे को। लिंक रिलेशन होगा इसका आइकन रिलेशन हो गया। इसके बाद हाइपर रेफरेंस और उसका टाइप। तो टाइप दे देते हैं पहले। टाइप होगा इसका इमेज में क्या होगा? आइकन यानी एक्स आइकन। एक्स लिखूंगा, हाइफन लगाऊंगा और आइकन लिख दूंगा। इसके बाद यहाँ पे हाइपर रेफरेंस दूंगा। हाइपर रेफरेंस में उस पर्टिकुलर फाइल का नाम जो कि है मेरा favicon.ico। ये देखो आ गया। मैं इसे जस्ट क्लोज कर दूंगा। अब मैं जस्ट अपने वेब ब्राउजर पे जाके इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो आइकन मेरा यहाँ पे आ चुका है। यू कैन सी देयर, यहाँ पे वो आ चुका है। तो इस तरीके से आपको favicon का आइकन देना है।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप को अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर लेके आने वाले हैं। कैसे लाएंगे? हम सिंपल अपने गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप 4। जैसे ही मैं इसे सर्च करूंगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कौन सी लिंक पे क्लिक करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है बूटस्ट्रैप 4 गेट स्टार्टेड या ट्यूटोरियल। आप इन दोनों में से किसी भी लिंक पे क्लिक कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाले पे क्लिक कर देता हूँ। w3school.com नाम की ये वेबसाइट है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 गेट स्टार्टेड W3 स्कूल्स वाली इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है आपको, और इस वेबसाइट पे जाके मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आ जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें कॉपी करके अपनी मेन उस वाले जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल है उसके अंदर ले जाना है। अब क्या क्या चीजें आप देखो, यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 है हमारा, हम 3 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लेटेस्ट वाले में काम करेंगे बिल्कुल बूटस्ट्रैप 4 के अंदर। देखो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हो आप बूटस्ट्रैप की, लेकिन ये एक बहुत ही फेमस W3 स्कूल वेबसाइट है जिसकी मदद से आप वेब डेवलपमेंट भी सीख सकते हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ शॉर्टकट तरीके भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट्स बना सकते हो। अभी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो बूटस्ट्रैप का, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा। आप जो भी देखना चाहो आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप के बारे में देख सकते हो। अभी के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो चीजें हम करने आए हैं वो ये करने आए हैं कि यहाँ पे ये जो आपको कुछ स्टाइल शीट्स, कुछ लिंक्स, स्क्रिप्ट्स देखने को मिल रही है, ये आपको यहाँ से कॉपी करके अपने कोड पे पेस्ट करनी है। क्यों करनी है? ये देखो मैक्स सीडीएन। अब ये क्या है कि ये आपका जो कोड है उसको रिस्पॉन्सिव बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप इन सबको यहाँ पे कॉपी करके अपने कोड पे पेस्ट करोगे एंड इसके बाद आप अपने एलिमेंट्स में इन्हीं से रिलेटेड क्लास दोगे, तो यहाँ पे आपका जो कोड होगा वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव बनेगा। कैसे बनेगा? अभी के लिए हम देखो यहाँ पे चारों लिंक मैंने कॉपी कर लिया है, अपने कोड पे जाके हेड टैग के अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया मैंने, और इन ये जो हमारे एक्स्ट्रा जो ये हमारे कमेंट्स है इन्हें हटा देता हूँ। ठीक है, कमेंट्स मैंने ये फालतू के हटा दिए हैं, और हमारे जो मेन काम की चीज़ है वो है ये स्क्रिप्ट्स। तो स्क्रिप्ट्स मैंने यहाँ पे एडअप कर दी हैं, और इनमें थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देते हैं। तो ये मैंने स्पेस भी क्रिएट कर दिया है। कंट्रोल एस से सेव करूंगा तो यहाँ पे हमारे हेड टैग के अंदर ये सारी की सारी स्क्रिप्ट्स आ चुकी हैं। इसके बाद हम और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ला सकते हैं, आप देख सकते हो बूटस्ट्रैप की चीज़ें। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप क्या है कि एक तरीके का आपको वेबसाइट आपकी एक बहुत अच्छी तरीके से आपको कैरेक्टर सेट ये सब प्रोवाइड करती है, मतलब एक रिस्पॉन्सिव तरीका प्रोवाइड करती है आपकी वेबसाइट को डिस्प्ले कराने का। तो आप यहाँ पे कैरेक्टर सेट यहाँ पे कॉपी कर लें और उसे भी अपनी वेबसाइट पे जाके पेस्ट करा लें। ठीक है, ये भी मेटा इन्फॉर्मेशन आ गई। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बूटस्ट्रैप फॉर मोबाइल फर्स्ट। इसके लिए आपको ये वाली मोबाइल के लिए, मतलब जिस टाइप का डिवाइस है उसका व्यू देने के लिए व्यू बोर्ड और आपका डिवाइस की विड्थ इस तरीके से आपका कंटेंट शो हो, तो ये भी आपको यहाँ पे मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए इस मेटा टैग को भी यहाँ पे पेस्ट करा देना है। तो कैसे कराओगे? जस्ट यहाँ पे आओ और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट करा दो, तो यहाँ पे ये भी आ चुका है। ओके, अब इसके बाद बस हो गया हमारा काम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो ये सारी की सारी स्क्रिप्ट जैसी आपकी हो गई। इसके बाद कंटेनर टैग से आप अपना काम चालू कर दें। तो यहाँ पे हमारा ये काम हो चुका है। हमारी जो वेबसाइट है वो कुछ ये है। अभी के लिए इस बूटस्ट्रैप को क्लोज कर देते हैं, और अब अपनी वेबसाइट में अपना जो भी हमें काम करना है, जो भी हमें यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे लिखना है, बनाना है, स्टोर कराना है, वो सब हम यहाँ पे अब कोड कर सकते हैं। कोड करने के बाद हम उसे रिस्पॉन्सिव तरीके से उसे डिस्प्ले करा सकते हैं। कैसे कराएंगे पूरा बताऊंगा। अभी के लिए हम यहाँ पे अपनी स्टाइल शीट को यहाँ पे लिंक कर देते हैं, एंड स्टाइल शीट को लिंक करने के बाद यहाँ पे हम अपना कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टाइल शीट फटाफट से लिंक कर देते हैं। तो स्टाइल शीट लिंक करने के लिए मैं जस्ट यहाँ पे जाऊंगा और इसको एंटर करके यहाँ पे लिंक लिखूंगा। लिंक के बाद स्पेस दूंगा, रिलेशन लिखूंगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मेरे से कई बार। लिंक रिलेशन होगा मेरा स्टाइल शीट, और स्टाइल शीट के बाद मैं यहाँ पे टाइप दूंगा। उसका टाइप होगा हमारा टेक्स्ट CSS, और टेक्स्ट CSS के बाद href से उसकी लोकेशन, href से style.css। ठीक है, मैंने उस फाइल का नाम भी दे दिया जो कि मेरी ये है style.css। तो style.css भी हो गया, अब हेड भी हो गया। अब हेड के बाद अगली लाइन पे जाऊंगा, लिखूंगा बॉडी। अब बॉडी टैग हमने स्टार्ट कर दिया। बॉडी टैग के अंदर ही हमारा पूरा का पूरा वेब पेज बनने वाला है। ठीक है, पूरा वेब पेज हम बॉडी टैग के अंदर अब क्रिएट करने वाले हैं। तो ये हमारा हेड टैग हो गया यहाँ पे, और ये हमारा बॉडी टैग हो गया। अब बॉडी टैग के अंदर हम अपना सारा काम करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले एक डिवाइन खोलेंगे, यानी एक डिव टैग खोलेंगे। डिव टैग खोल लिया, इसमें हम क्लास प्रोवाइड कर देंगे। क्लास कौन सी होगी? बैकग्राउंड इमेज की, BGIMG। ये बॉडी टैग के जस्ट नीचे मैंने खोला है, और BGIMG के बाद मैं जस्ट उसे यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, और यहाँ पे पहले क्लास हो चुकी है। इसके बाद अगली लाइन पे जाऊंगा, नेविगेशन बार बनाऊंगा। नेविगेशन के लिए नैव लिखूंगा, स्पेस दूंगा, क्लास लिखूंगा, और क्लास में मैं इसकी क्लास दूंगा नैव बार।
nav bar, ठीक है। यही सेम आपको क्लासेस देनी है क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है आपके कहाँ बूट स्ट्रैप में, ये रिजर्व्ड है, ठीक है। इनकी मदद से आप यहाँ रिस्पॉन्सिव सारी चीजें बना सकते हो। तो nav bar में आपको nav bar ही देना है। स्पेस देखिए, nav bar आपकी एक्सपेंड हो सकती है, तो nav bar एक्सपेंड। अब एक्सपेंड कितनी हो सकती है, मीडियम या उससे ज्यादा या उससे कम। तो MD MX ये सारे पैरामीटर्स होते हैं, हम यहाँ पे मीडियम रखेंगे MD। इसके बाद स्पेस देखिए, इसका बैकग्राउंड देना है, बैकग्राउंड डार्क रखना है लाइट रखना है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं डार्क रखूंगा तो BG डार्क, ठीक है। स्पेस मतलब क्लासेस के अंदर ही आपको स्पेस देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज लगानी है, ठीक है। BG डार्क। अब डार्क के बाद मैं इसका नेविगेशन बार किस तरीके की रखूंगा, लाइट या डार्क वो भी दे दूंगा। नेव बार वो भी मैं यहाँ पे डार्क रखना चाहता हूँ। इसके बाद जस्ट इसे क्लोज कर दूंगा, नेविगेशन हमारा यहाँ पे क्लोज हो चुका है। इसके बाद मैं नेविगेशन जैसे क्लोज हो जाएगा, इसके बाद मैं इसको एंटर करूंगा। अब यहाँ पे मैं एंकर टैब इस्तेमाल करूंगा। एंकर टैब में हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का टाइटल देंगे, टाइटल का मतलब है जो नेम होगा वो दूंगा। तो उसे देने से पहले, हाँ उसे पहले दे देता हूँ, इसके बाद मैं आपको डिस्प्ले करा के दिखाता हूँ, या फिर मैं डिस्प्ले करा ही देता हूँ। एक बार रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक छोटी सी लाइन आ रही है। तो मैं जस्ट एंकर टैब मैंने ओपन कर रखा है। अब एंकर टैब के बाद मैं स्पेस देके इस पर भी क्लास ले लूंगा, क्लास, और इसके क्लास में मैं इसका जो नाम दूंगा वो होगा नेवबार ब्रांड, क्योंकि नेवबार की मैं ब्रांडिंग करने वाला हूँ। तो जस्ट ब्रांड, और ब्रांड में इसका कलर देना चाहता हूँ मैं तो कलर भी दे सकता हूँ। फॉन्ट वॉन्ट के रिलेटेड कुछ भी काम करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। तो मैं फॉन्ट का वेट दे देता हूँ, फॉन्ट वेट, और फॉन्ट का वेट क्या रहेगा, बोल्ड रहेगा। और इसका जो साइज है वो रहेगा MX ऑटो, यानी अपने आप सेट कर लेगा। तो इतना काम मैंने कर लिया। MX ऑटो मैंने इसकी प्रॉपर्टी में क्लास में दे दिया। और इसके बाद मेरे को इसका हाइपर रेफरेंस देना है कि मतलब इस पर क्लिक करते ही हम कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएं। हाइपर रेफरेंस अभी इसका हैश कर देते हैं, मतलब इसी पेज पे रहे। इसके बाद जस्ट यहाँ पे लोगो का नाम दे देंगे, मतलब जो ब्रांडिंग होगी हमारी जैसी होगी, फोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हमारा फोर्ट्स ऑफ इंडिया ब्रांडिंग का नाम होगा। अब जाऊंगा अपने पेज में, रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो फोर्ट्स ऑफ इंडिया मेरा लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ये बूटस्ट्रैप पे बन रहा है। इसे मिनिमाइज कर दूंगा तो इतना हमारा काम हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बटन को लेके आएंगे, क्योंकि बटन को दबाने के बाद ही वहाँ पे वो एक्सपेंड होगा, ठीक है। एक नेविगेशन बार, अगर मैं इसे देखूं इस तरीके से तो ये देखो बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिव कोड बन रहा है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ और इसे एक मोबाइल डिवाइस में देखने की कोशिश करता हूँ, आईपैड की जगह, यहाँ पे जैसे गैलेक्सी S5, तो ये देखो कुछ अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल सेंट्रल पे ही रह रहा है। तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिव कोड में हम यहाँ वेबसाइट बना रहे हैं। इसके बाद मैं इसमें एक टॉगलर बटन यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। टॉगलर बटन जैसे मेन्यू बार बनाएंगे तो उसमें टॉगलर बटन होगी, तो मैं पहले लाऊंगा बटन को। बटन में भी क्लास प्रोवाइड कर दूंगा और इसका नाम दूंगा नेविगेशन या नेव बार टॉगलर। नेव बार टॉगलर, सेम आपको यही काम करना है, कुछ भी आपको डिफरेंट नहीं करना। टाइप रहेगा इसका बटन वाला, बटन का टाइप होगा। और इसका जो डाटा होगा, क्या डाटा टॉगल होगा मैं बता देता हूँ। डाटा टॉगल, और डाटा टॉगल क्या होगा बता देता हूँ। डाटा टॉगल होगा इसमें कोलैप्स होगा ना, क्योंकि वो पूरी की पूरी लिस्ट खोलेगी जब मोबाइल फोन पे खोली जाएगी। इसके बाद किस चीज पे ये टारगेट होगा, कौन सी लिस्ट खोलेगा ये, वो डाटा कौन सा टारगेट करेगा मैं बता देता हूँ। आगे हम डाटा टारगेट जो करेंगे उसको डिक्लेयर करेंगे आगे, लेकिन अभी हम उसका नाम दे देते जो हम वहाँ पे टारगेट करने वाले हैं हम यहाँ पे कोलैप्सिबल नेव बार। तो मैं जस्ट यहाँ पे उसकी आईडी को टारगेट करूंगा, तो मैं यहाँ आईडी के लिए हैश लगाऊंगा और लिखूंगा कोलैप्सिबल नेव बार, ठीक है। कोलैप्सिबल नेव बार ये आप डिफरेंट भी रख सकते हो। इसके बाद मैं इसे भी क्लोज कर दूंगा, और इसके बाद क्लोज करने के बाद बटन मैंने क्लोज कर दिया, अगली लाइन पे जाऊंगा। और बटन क्लोज करने के अंदर मैं स्पैन टैग का इस्तेमाल करूंगा। स्पैन होता है इनलाइन एलिमेंट के लिए स्पैन, और स्पैन में भी क्लास लूंगा, और क्लास में यहाँ पे नेव बार टॉगलर का आइकन दे दूंगा। नेव बार टॉगलर आइकन दिया, इसे भी क्लोज कर दिया, कंट्रोल से सेव किया। अब जाके इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, तो अभी यहाँ पे कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा ना। और अगर मैं इंस्पेक्ट करके मोबाइल डिवाइसेस में देखूँ तो आप यहाँ पे कुछ डिफरेंस देखोगे। अब यहाँ पे आपको कुछ एक बटन टाइप की देखने को मिल रही है, तो ये मेन्यू बार के लिए बटन है। अगर आप मोबाइल डिवाइसेस में ओपन करेंगे, वैसे नॉर्मल डेस्कटॉप पे करोगे तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे मेन्यू बार आपको पूरे इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो यहाँ डाटा टारगेट में हमने कोलैप्सिबल नेव बार तो बना दिया, तो ये जो डाटा टारगेट किया गया है इसे भी हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, मतलब अपनी मेन्यू भी तो क्रिएट करनी पड़ेगी। और वो मेन्यू हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, इस आईडी पे, ठीक है। इस आईडी के नाम पे उस मेन्यू को क्रिएट करेंगे। तो मैं जस्ट यहाँ पे बटन हो गया, बटन के नीचे जाऊंगा और यहाँ पे डिव टैग को ओपन करूंगा, और इफ डिव टैग की क्लास दूंगा कोलैप्सिबल नेव बार, जो भी हम यहाँ बनाने वाले हैं। तो मैं जस्ट लिखूंगा कोलैप्स और स्पेस देके नेव बार कोलैप्स,
nav bar collapse, nav bar collapse दे दिया। इसके बाद इसका जो टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट दे दूंगा। तो इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होगा वो सेंटर होगा, तो टेक्स्ट सेंटर। इसके बाद इसकी आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। आईडी क्या होगी, जो कि हमने यहाँ पे टारगेट करी थी, कोलैप्सिबल nav बार। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा कोलैप्सिबल और nav बार, ठीक है। इस तरीके से कोलैप्सिबल nav बार लिखा, इसे जस्ट क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हमारे कोलैप्सिबल nav बार भी यहाँ पे आ चुकी है। अब इस कोलैप्सिबल nav बार के अंदर हमें क्या करना है, उन सभी आइटम्स को ले लेना है जिनकी हमें मेन्यू क्रिएट करनी है, ठीक है। मेन्यू किस तरीके से क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी यूएल। तो मैं जस्ट यहाँ पे लिखूंगा यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसमें भी क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। और क्लास का नाम क्या दूंगा, nav बार nav, और इसको ऑटो रखूंगा इसका साइज। तो मैं जस्ट nav बार nav इसका नाम रखूंगा, और इसका जो ml है यानी साइज वो ऑटो रखूंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जस्ट इसको भी यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर दूंगा। अब इसके अंदर हमें लिस्ट आइटम्स बनाने, यानी li लिस्ट आइटम, उसमें भी हमें क्लास प्रोवाइड करनी है, क्लास, और इसका नाम होगा nav बार आइटम, nav बार, nav नहीं nav बार आइटम, यहाँ पे आइटम, ठीक है। ये सब अगर आप इस तरीके से सेम सीक्वेंस वाइज काम करोगे तो आपकी वेबसाइट बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिव बनेगी। तो आपको इसी तरीके से सारा काम करना है। इसे भी जस्ट यहाँ पे आप क्लोज कर दें तो ये लाइन आपकी बन गई। अब लाइन को आपको एक तरीके की लिंक बनाना है, क्योंकि वो सारी मेन्यू बार होगी, किसी पे भी क्लिक करके आप किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होगे, तो एंकर टैब यहाँ पे लोगे आप। एंकर में भी आपको क्लास लेनी है, और इस क्लास में आपको इसका नाम दे देना है nav लिंक, ठीक है, nav लिंक। और इसका कलर आपको चेंज करना है, व्हाइट करना है, व्हाइट कर सकते हो, डार्क करना है, डार्क कर सकते हो, नहीं करना तो आप छोड़ सकते हो। मैं इसका कलर व्हाइट कर देता हूँ। तो मैं जस्ट यहाँ पे टेक्स्ट व्हाइट लिख दूंगा, टेक्स्ट हाइफन व्हाइट, इस तरीके से टेक्स्ट हाइफन व्हाइट लिख दिया। इसके बाद इस पे हाइपर रेफरेंस लगा दूंगा, हाइपर रेफरेंस, और कहाँ जाएगी ये, हाइपर रेफरेंस की मदद से जहाँ पे मैं इसको टारगेट करना चाहूँ। मैं अभी के लिए हैश लिख देता हूँ। हैश लिखने के बाद मैं जस्ट यहाँ पे इसे कुछ इस तरीके से क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं हेरिटेज साइट्स बना रहा हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ फोटोग्राफ्स हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे डेस्कटॉप पे मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, ये देख सकते हो। मैं दिस पीसी पे जाऊँगा, डी ड्राइव पे जाऊँगा, डी ड्राइव पे नहीं, एक्चुअली डाउनलोड्स पे है, डाउनलोड्स पे ये इमेजेस का फोल्डर है। इमेजेस के फोल्डर के अंदर ये कुछ 6-7 फोटोग्राफ्स हैं, सारी फोर्ट्स की हैं। तो मैं इस फोल्डर को जाके अपने कॉपी कर देता हूँ अपने उस प्रोजेक्ट फाइल वाले फोल्डर में। तो मैं इन्हीं फोर्ट से रिलेटेड वेबसाइट बना रहा हूँ। तो htdocs ब्लॉग यहाँ जाके मैं पेस्ट करा दूंगा, पेस्ट करा दिया, क्लोज करूंगा, अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाऊंगा। और यहाँ पे मैं जैसे कि मैं 5 फोर्ट्स की लिस्टिंग करने वाला हूँ, तो मैं सबसे पहले चित्तौड़गढ़ फोर्ट को यहाँ पे लिस्ट करने वाला हूँ। तो मैं जस्ट चित्तौड़गढ़ यहाँ पे लिख देता हूँ, चित्तौड़गढ़, हाँ चित्तौड़गढ़ इनफ है, चित्तौड़गढ़ मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं इसको एंकर टैब को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, ऑलरेडी क्लोज है, li यहाँ पे क्लोज हो गया। अब एक आइटम हमारा हो गया, अब दूसरा आइटम यहाँ पे लिंक कर देते हैं। तो जस्ट इसी को कॉपी कर देता हूँ ना, Ctrl+C+V 5 बार मैंने कर दिया इसे। जस्ट यहाँ पे टेक्स्ट को हम चेंज कर देंगे, चित्तौड़गढ़ के बाद यहाँ पे कर देंगे मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ नहीं करते, कुछ डिफरेंट सा कर देते हैं, या फिर मेहरानगढ़ के अलावा और कौन कौन सा है, नीम राणा, नीम राणा। और नीम राणा के अलावा हमारे पास उदयपुर का है, उदयपुर के बाद यहाँ पे हमारे पास मेहरानगढ़ का है, मेहरानगढ़ के बाद हमारे पास और एक और है लास्ट वाला, आई थिंक देखना पड़ेगा कौन सा है, जो जोन सा भी हो मैं यहाँ पे सिंपल से कर देता हूँ। मेरे पास और कोई मेरे पास दिमाग में आ नहीं रहा है, जो भी आ रहा है मैं फटाफट कर देता हूँ, कुंभलगढ़ कर देता हूँ जैसे, ठीक है। तो ये मेरे पास 5 फोर्ट हैं, इन्हीं से रिलेटेड मेरे को ब्लॉग यहाँ क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने इनको nav बार आइटम के अंदर मैंने इनकी लाइन लिखी है और उनको एंकर टैब के अंदर लिखा है। तो इनका वाइट कुछ इस तरीके से कर दिया है मैंने कलर। अब मैं जाके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो पांचों मेरे पास यहाँ पे इस साइड आ रहे हैं और इस साइड मेरा लोगो आ रहा है। तो ये मेरी नेविगेशन बार है। अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा, मोबाइल डिवाइस के व्यू पे जाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ये एक तरीके का टॉगलर आ रहा है। इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो इस तरीके से मेरी लिस्ट खुल रही है। तो इस तरीके से मैं यहाँ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना आपको सिखा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जरूर से सीखो आप, ठीक है। तो इतना काम मैंने कर दिया। यहाँ पे मेरी जो लिस्ट आइटम है वो आ चुके हैं, लेकिन अभी ना इनमें कोई एनिमेशन है, ना इनमें कोई हॉवर करने पे इफेक्ट आ रहा है। तो वो सब हम CSS से डालने वाले हैं, उसकी भी कोई भी चिंता मत करो, आप सब कुछ अच्छे से करेंगे अभी। तो इतना काम हमने कर लिया। अब हमें यहाँ पे अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट से बाहर निकल जाना है और अपने इस div टैग से अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये div टैग हो गया और div टैग के आगे हमारा नेविगेशन का टैग हो गया, इस टैग से बाहर निकलना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर से हमें div टैग को इस्तेमाल करना है, div, और इस बार div में हमें जो क्लास देनी है वो देनी है कंटेनर क्लास, कंटेनर। कंटेनर के बाद इसे क्लोज करेंगे। अब कंटेनर के अंदर हम काम करने वाले हैं।
कंटेनर के अंदर मैं सबसे पहले लूंगा दोबारा से डेव स्पेस दूंगा, क्लास लिखूंगा और क्लास के अंदर मैं यहाँ पे P5 क्लास दूंगा, P5। यहाँ पे अब हम बनाने वाले हैं, अभी देखो क्या बनाने वाले हैं, सब समझ में आ जाएगा। P5 और इसका जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो सेंटर रहेगा, तो टेक्स्ट सेंटर रहेगा, टेक्स्ट का कलर व्हाइट रहेगा तो टेक्स्ट व्हाइट। तो ये सेम एज इट इज यही प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है क्लास के अंदर। टेक्स्ट व्हाइट रहेगा और इसका नाम लिखूंगा हेडर सेट। इतना काम करा, इसे क्लोज करूंगा। अब इसके बाद हमें एक और टैग लेना है, या फिर आप मान सकते हो हेडिंग लेनी है, क्योंकि हमें सेंट्रल पार्ट ऑफ द अपने बॉडी के हमें एक मैसेज प्रिंट कराना है, या फिर एक टैग लाइन, या फिर अपनी वेबसाइट का नाम प्रिंट कराना है। तो जस्ट यहाँ पे मैं उसके लिए H1 टैग का इस्तेमाल करूंगा। H1 में मैं लिखूंगा फोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, फोर्ट्स ऑफ इंडिया मैंने लिख दिया, तो ये मेरे H1 टैग के अंदर आ गया। इसके बाद उसके नीचे एक टैग लाइन होती है, तो वो मैं लिखूंगा H6 में, और उसमें लिखूंगा बेस्ट इनक्रेडिबल हेरिटेज साइट्स ब्लॉग, ये उसकी टैग लाइन रहेगी। अगर अभी मैं जाके इसे रिफ्रेश करूंगा तो व्हाइट कलर का होने की वजह से ये मेरे को दिखेगा नहीं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो ये आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे बैकग्राउंड के जो इमेज है उसे सेट करनी पड़ेगी। तो बैकग्राउंड की इमेज फटाफट से यहाँ सेट कर लेते हैं। तो style.css पे चलेंगे और यहाँ पे style.css में आके अब हमें बैकग्राउंड की इमेज सेट करनी है। तो मैं जस्ट यहाँ पे अपनी बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए क्या करूंगा, टारगेट करूंगा किसे, यहाँ पे अपने इस वाले टैग को टारगेट करूंगा, BGIMG को, क्योंकि ये हमारा बॉडी का सबसे पहला टैग है और इसी की मदद से पूरा बैकग्राउंड चेंज होगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे ये क्लास के अंदर है, तो क्लास को टारगेट किस तरीके से करूंगा, डॉट लिख के। तो जस्ट लिखूंगा डॉट BGIMG और जस्ट यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बैकग्राउंड इमेज। अब इमेज में मैं कौन सी इमेज लूंगा, मैं लूंगा यहाँ पे URL लिखूंगा पहले। तो URL के बाद मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी इमेज है हमारे पास। मैं जाता हूँ अपने htdocs के अंदर, कहाँ है मेरा htdocs, ये रहा मेरा C ड्राइव, XAMPP, htdocs और ये रही मेरी इमेजेस, ठीक है, ब्लॉग इमेजेस। अब इस इमेजेस में मैं सबसे पहले जो बैकग्राउंड में इमेज रखूंगा वो रखूंगा jaisalmer.jpg की, ठीक है। तो मैं इस URL के अंदर दूंगा सबसे पहले तो 2 डॉट, फिर एक हाइफन, फिर मैं यहाँ पे इमेजेस ब्लॉग में हूँ मैं, ब्लॉग इमेजेस के अंदर जैसलमेर फोर्ट, ठीक है, jaisalmer.jpg। तो मैंने ये इमेज यहाँ पे रख दी है। इसके बाद इसका साइज सेट कर दूंगा, तो बैकग्राउंड साइज और साइज रहेगा कवर। इसके बाद साइज सेट कर दिया, अटैचमेंट, तो मैं लिखूंगा बैकग्राउंड अटैचमेंट रहेगी इसकी फिक्स्ड अटैचमेंट हो गई। इसकी विड्थ कितनी रहेगी, विड्थ रहेगी पूरी 100% यानी 100%। इसके बाद इसकी हाइट 650 पिक्सल्स के आसपास हम रखने वाले हैं, या 950 रख देते हैं क्योंकि फुल स्क्रीन पे रहेगी ना, तो 950 पिक्सल इज मोर देन इनफ। अगर अब मैं जाके इसे रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत यहाँ पे व्यू आ रहा है अपनी वेबसाइट का। तो लेकिन यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसे भी तो थोड़ा सा सही से करना पड़ेगा ना। इसे देखो अभी ना इसमें कोई इफेक्ट आ रहा है ना कुछ हो रहा है, तो इसे थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। तो इसे पहले ठीक कर देते हैं। तो ठीक करने के लिए हम इन टेक्स्ट को टारगेट करने वाले हैं। तो ये कहाँ पे टेक्स्ट है हमारे, ये H1 टैग और H6 टैग के अंदर है, और कहाँ, कंटेनर के अंदर। तो इन्हें कैसे टारगेट करेंगे, उससे पहले हमें टारगेट करने से पहले हेडर, ये जो हमारा हेडर सेट है इसे टारगेट करना पड़ेगा। तो इस हेडर सेट को यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे जाके लिखूंगा, क्या लिखूंगा, डॉट हेडर सेट, और हेडर सेट में यहाँ पे सिर्फ हमें पैडिंग और साइजिंग देनी है। तो मैं लिखूंगा पैडिंग दे देता हूँ एटलीस्ट 300 पिक्सल की, ताकि बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में रहे, थोड़ा सा भी इधर उधर ना खिसके। और इसकी बॉक्स साइजिंग दे देंगे। तो बॉक्स साइजिंग क्या देंगे, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, इतना दे दिया हमने। इसके बाद अब हमें अपनी हेडिंग वाले टैग्स को टारगेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट हेडर सेट H1 है ना हमारी पहली हेडिंग, और उसको हम क्या करेंगे, उसका फॉन्ट साइज 70 पिक्सल्स कर देंगे। तो ये रहा फॉन्ट साइज 70 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज दे दिया। अब फॉन्ट का वेट दे देते हैं। तो फॉन्ट का वेट दे देते हैं बोल्डर। तो ये रहा हमारा बोल्डर दे दिया, वेट भी मिल गया। फॉन्ट की फैमिली चेंज कर देते हैं, फॉन्ट की फैमिली कर देते हैं कर्सिव। तो ये रही कर्सिव, तो कर्सिव हमने फॉन्ट की फैमिली भी कर दी। तो H1 हमारा टारगेट हो चुका है, यानी हमारी ये वाली लाइन टारगेट हो चुकी है। अब H6 को टारगेट कर लेते हैं। तो H6 को टारगेट करने के लिए अगली लाइन पे जाऊंगा, लिखूंगा हेडर सेट H6, और H6 में मैं यहाँ पे सिंपल से इसका भी फॉन्ट साइज चेंज कर दूंगा और पैडिंग चेंज कर दूंगा। तो मैं जस्ट फॉन्ट साइज इसका कर देता हूँ एटलीस्ट 24 पिक्सल, और इसका जस्ट पैडिंग कर देता हूँ इसकी 10 पिक्सल्स। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, अब जाके इसे रिफ्रेश करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी अच्छी तरीके से ये इतना बड़ा हो गया। लेकिन अभी मैं इसको सेंट्रल पार्ट में इस जगह पे शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो इस जगह पे मैं इसे शिफ्ट करूंगा। कैसे करूंगा मैं आपको बताता हूँ। शिफ्ट करने के लिए मैं इसको टॉप से मार्जिन दे दूंगा, मार्जिन फ्रॉम टॉप। अब मार्जिन फ्रॉम टॉप कैसे दूंगा मैं बताता हूँ।
मार्जिन टॉप देने के लिए हमें हेडर सेट पे जाना है और यहाँ पे सिंपल लिख देना है मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप एटलीस्ट यहाँ पे 50 पिक्सल अगर हम करेंगे सबसे पहले, और अब यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो इतना डिफरेंस आया है। तो जितना आपको यहाँ पे मार्जिन रखना है आप यहाँ पे उतनी ही लेंथ दे सकते हो, जैसे मेरे को रखना है 350 पिक्सल्स, ठीक है। 350 लिख के मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये इस पार्ट पे आ गया, तो मैं 350 की जगह यहाँ पे 300 रख देता हूँ, इट्स बेटर, ठीक है। अब यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे काफी ठीक लोकेशन पे हमारा ये फॉन्ट आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल सी एक बटन लेके आना चाहता हूँ। तो बटन के लिए आपके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैग्स होते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे प्लस करता हूँ एक टैब और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बूट स्ट्रैप फॉर बटन्स, और जस्ट इस पर सर्च कर देता हूँ। तो गूगल सर्च के दौरान मेरे पास बूट स्ट्रैप 4 की यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो getbootstrap.com, इस पे जस्ट मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारी बूटस्ट्रैप 4 की ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बटन्स हैं। यहाँ पे बटन्स है, यहाँ पे बटन्स है, यहाँ पे बटन्स है, यहाँ पे बटन्स है। तो जिस तरीके की आपको बटन चाहिए उस बटन पे आप यहाँ पे उसका कोड यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। तो ये आपके पास यहाँ पे बहुत अच्छी सी एडवांटेज है। जैसे कि मेरे को ये येलो बटन वार्निंग वाली अच्छी लग रही है, तो इसका जो टैग है आप यहाँ पे देख सकते हो ये रहा वार्निंग वाला। तो जस्ट मैं इसको यहाँ पे ऐसे कॉपी कर लूंगा और अपने यहाँ पे अपने कोड पे जाऊंगा। कोड पे जाने के बाद जस्ट उस पर्टिकुलर लाइन के नीचे मैं पेस्ट करा दूंगा जहां पे मेरे को उस बटन को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी वो बटन आ जाएगी। तो मैं इस जगह चाहता हूँ तो मैं इस जगह जाके इसे पेस्ट करा दूंगा। अगर अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो बटन मेरे पास आ चुकी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सटर्नल चीजों का भी इस्तेमाल अपने कोड में कर सकते हो। इसका बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है आपको। तो यहाँ पे हमारी बटन भी हमारे पास आ चुकी है। तो अब अपने कोड पे चलेंगे तो यहाँ बटन है, बटन का टाइप है, क्लास है और बटन का नाम क्या है। तो अगर हम इस पे लिख देते हैं साइन अप तो कुछ बुरा नहीं है। तो यहाँ पे साइन अप नाम की ये हमारी बटन हो जाएगी। तो बटन हो गया। अब बटन के बाद यहाँ पे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा जो कोड है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप देख सकते हो साइन अप की बटन आ रही है और यहाँ फोर्ट्स ऑफ इंडिया और बेस्ट हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, तो इन दोनों में हम थोड़ा सा एनिमेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो एनिमेशन प्रोवाइड करने के लिए हम style.css पे जाएंगे और इन दोनों के ही हॉवर को ले लेंगे। हॉवर करने पे एनिमेशन है तो डॉट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको कॉपी कर लेते हैं ना। यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं जाके सिंपल सा कॉलम लगा के हॉवर लिखता हूँ। हॉवर, ये रहा हॉवर। हॉवर के बाद मैं इनका जो फॉन्ट साइज है वो सेम ही रखूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉन्ट का वेट भी सेम रहेगा, फॉन्ट की फैमिली भी सेम रहेगी, बस इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं जस्ट इसका फॉन्ट कलर चेंज करूंगा। तो मैं जस्ट यहाँ लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर लिखना पड़ेगा मुझे पूरा। बैकग्राउंड कलर में इसका मैं कर दूंगा, अभी के लिए तो वाइट है तो मैं इसका थोड़ा सा यहाँ पे डल सा कर दूंगा, ग्रे इस टाइप का। तो मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ कोई कलर, डार्क ग्रे कलर हो गया। और इसका सिंपल सा कलर जो है वो भी चेंज कर देता हूँ, वो भी मैं यहाँ डार्क ग्रे कर देता हूँ। कंट्रोल से सेव करूंगा और इसे जस्ट रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा किस तरीके से कलर आ रहा है। तो यहाँ पे हमें बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज करना, सिंपल फॉन्ट ही चेंज करना है। और थोड़ा सा फॉन्ट साइज अगर इंक्रीज करना चाहो तो वो कर सकता हूँ मैं। जैसे कि फॉन्ट साइज इसका मैं 70 पिक्सल से 74 पिक्सल होना चाहता है, इतना कर दिया मैंने। अब मैं इसे रिफ्रेश कर सकता हूँ और अब मैं इसके ऊपर जाऊँगा तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आ रहा है। लेकिन ये अभी बहुत जल्दी हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा इसमें एनिमेशन में टाइम देना है तो आपको हेडर H1 टैग के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको ट्रांजिशन दे देनी है। ट्रांजिशन में देना चाहता हूँ इसकी 0.7 सेकंड के लिए, यानी 0.7 सेकंड का ये ट्रांजिशन रहेगा और ईज रहेगा, यानी बहुत मक्खन तरीके से चलेगा। अब रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना कितना प्यारा एनिमेशन आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे काम कर सकते हो। तो मैं नीचे वाली लाइन पे भी यही काम कर देता हूँ। तो नीचे वाली लाइन के लिए मैं क्या करूँगा, इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से और यही चीज़ यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ 24 की जगह मैं कर देता हूँ 28। आई थिंक कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमने हॉवर नहीं लगाया यार, इसलिए आ रहा है। कंट्रोल एस से सेव करेंगे। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में ही अच्छी तरीके से एनिमेशन आ रहा है, ठीक है। और बटन में भी आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके इतनी वेबसाइट यहाँ पे बन चुकी है। तो अब यहाँ पे मेन्यू बार में थोड़ा सा काम कर लेते हैं और थोड़ा सा और यहाँ पे अच्छी तरीके से इसे डिजाइन कर लेते हैं अपने वेब पेज को, ठीक है। तो काफी ठीक सा भी लग रहा है। अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है और बिल्कुल सेंट्रल पार्ट ऑफ द पेज ये हमें डिस्प्ले हो रहा है, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसे डिस्प्ले करा सकते हैं। और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये मोबाइल डिवाइस के हिसाब से ये जो फोर्ट वाला ये सिस्टम है ये ज़्यादा भी बड़ा हमें लग रहा है, तो हम इसे भी थोड़ा सा छोटा और करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मोबाइल स्क्रीन। अब कैसे, मैं जस्ट यहाँ पे अपने कोड पे जाऊँगा, अपने स्टाइल पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं कुछ और टेक्स्ट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और उन टेक्स्ट की मदद से नहीं, मतलब कुछ और प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज की मदद से हम इसमें भी थोड़ा बहुत मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताता हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे लिखूंगा @media। मीडिया लिखने के बाद जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा ओनली
ओनली लिखने के बाद मैं जस्ट यहाँ पे स्क्रीन एंड के बाद मैं यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ मैक्स विड्थ देने के बाद मैं यहाँ पे विड्थ दे दूंगा, जैसे मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे 800 पिक्सल्स की। 800 पिक्सल्स के बाद मैं यहाँ पे बाहर निकलूंगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि मैं प्रॉपर्टीज क्या प्रोवाइड कर दूंगा, H6 की या फिर H1 की, कि मैं यहाँ पे जो H1 की प्रॉपर्टी है मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से और इसे यहाँ पे पेस्ट करा देता हूँ। तो ये प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लगा दी। अब सिंपल मेरे को यहाँ पे इस प्रॉपर जो भी जिस पे भी मेरे को ये अप्लाई करना है उसका नाम दे देना है, मतलब उसका इस तरीके से मेरे को Ctrl+C से कॉपी करके उसे यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है ऐसे। और जस्ट यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है और कर्ली ब्रेसेस ओपन करके यहाँ पे उसे क्लोज करा देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई, इस तरीके से काम करना है। Ctrl+S से सेव करूंगा तो यहाँ पे क्या है 800 पिक्सल से जैसे ही मैक्सिमम विड्थ हो जाए उसके बाद यहाँ पे हमारा जो ये फॉन्ट वॉन्ट है वो कुछ इस तरीके से छोटा कर दे। अगर अब मैं यहाँ पे ब्राउजर पे जाऊँ, रिलोड करूँ, इंस्पेक्ट पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 800 पिक्सल से कम हो गई ना, यहाँ पे आप देख सकते हो विड्थ कम हो गई ना, विड्थ यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो छोटा हो गया। तो इस तरीके के काम आप कर सकते हो। तो ये सब आप कब कर सकते हो, जब आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप रिस्पॉन्सिव बनाने में कर सकते हो। तो 30 पिक्सल की जगह आप 50 पिक्सल कर सकते हो। 50 पिक्सल इज मोर देन इनफ। रिलोड करो, अब दोबारा करोगे तो यहाँ पे आप 50 पिक्सल ही कम हुआ है। और इसका जो ऊपर से आपका जो मार्जिन है वो आप यहाँ पे कम रखो, कि आप जब ये वाला काम हो तो आपका मार्जिन यहाँ पे कम रहे। तो मार्जिन कम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मार्जिन वाली यहाँ पे बात है उस पर कॉपी करेंगे Ctrl+C से और जस्ट उस बात पे हम यहाँ पे Ctrl+V से उसकी जो मार्जिन है, पैडिंग वैडिंग है, वो सब कम कर देंगे। तो यहाँ पे इसको हम 100 रखना चाहते हैं 100 रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला भी काम कर सकते हैं हम, लेकिन इसे हम कहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसके अंदर इस तरीके से Ctrl+S। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पेस का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस से यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला काम भी हमने कर लिया। तो काम करने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, देखो अब मैं यहाँ पे Ctrl+S से सेव करके जाके रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस बार इसका जो ऊपर से मार्जिन है वो कम आया है। और अगर हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल जो आ रहा है वो आ ही रहा है। तो इंस्पेक्ट करा तो यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन के अनुसार आप जितना भी मैक्सिमम स्क्रीन के बाद जितना भी आप यहाँ पे रखना चाहते हो उस फॉन्ट को, उस पर्टिकुलर इमेज को, वो सब आप यहाँ पे साइज सेट कर सकते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं जब भी आप एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रख के चलनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने एनिमेशन ये सारा प्रोवाइड कर दिया। अब हम आगे का सेक्शन यहाँ पे डिजाइन करेंगे। तो कंटेनर के आगे अब हम बढ़ चुके हैं। कंटेनर के आगे अब हम यहाँ पे एक नया सेक्शन क्रिएट करने वाले हैं और उस नए सेक्शन पे हम यहाँ पे 4 कार्ड क्रिएट करेंगे अपने अलग अलग पोस्ट के लिए। तो पोस्ट के हिसाब से हम यहाँ पे कार्ड्स को क्रिएट करेंगे। तो सेक्शन बनाएंगे एक नया। यहाँ पे आपका HTML5 के टैग्स सब कुछ नए इंट्रोड्यूस करने वाले थे ना, सेक्शन वैक्शन नेविगेशन ये सब। तो यहाँ पे आपके इंट्रोड्यूस हो रहे हैं सारे टैग्स। तो अब सेक्शन वाला टैग यहाँ पे आएगा। तो मैं जस्ट यहाँ जाऊँगा, लिखूंगा सेक्शन। सेक्शन के बाद यहाँ हमारा एक सेक्शन बन जाएगा। तो सेक्शन के अंदर हम डिव टैग को ले लेंगे। डिव टैग में सबसे पहले हमारा यहाँ टैग रहेगा पोस्ट का। पोस्ट बहुत सारी बनाने वाले हैं यहाँ पे। तो इसकी क्लास हम रख देंगे पोस्ट। ठीक है, पोस्ट हमने इसकी क्लास रख दी पोस्ट। और इसका जो टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट कलर नहीं सेंटर रखेंगे उससे सबसे पहले। तो क्योंकि पोस्ट सेंटर में ही तो रहती है, मतलब जो उसकी हेडिंग होती है। और जस्ट हम उसको सेंटर पे रखेंगे और उसका जो यहाँ पे हेडिंग है वो H1 रहेगी, यानी सबसे बड़ी हेडिंग। और यहाँ पे लिखा होगा पोस्ट कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी पोस्ट होगी। Ctrl+S से सेव करेंगे और इसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट लिखा हुआ नॉर्मल हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ हमें मिल रहा है। तो इसकी भी साज सज्जा अगर हमें करनी है तो हम इसको भी CSS में ले जाके बड़े आराम से इसको भी तैयार कर सकते हैं। इसमें भी थोड़े बहुत कलर वलर इसकी जिंदगी में हम भर सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे काम करने की ओर अग्रसर होते हैं और यहाँ पे H1 टैग को हमने भर दिया है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके बाद और क्या क्या करते हैं वो सब देख लेते हैं। तो इससे काम करते हैं यार, आगे ही बढ़ा देते हैं पहले। तो मैं स्टाइल पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा H1 के बाद मैं लिख दूंगा इसका कलर। तो जस्ट कलर लिख दूंगा, कलर रहेगा मेरा वाइट। अगर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो हम आगे काम कर सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मार्जिन टॉप से रख लेंगे, मार्जिन टॉप एटलीस्ट 250 पिक्सल्स। रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो ये तो इसमें भी यहाँ पे अप्लाई हो गया, क्योंकि ये भी आपका H1 था। तो यहाँ पे हमें H1 से ना कर हमें किस चीज़ से करना पड़ेगा, इसको हमें करना पड़ेगा पोस्ट से, पोस्ट वाली क्लास से। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट पोस्ट और अब मैं इसे जाके रिफ्रेश करूंगा। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो सिर्फ इसी पे असर पड़ रहा है। तो थोड़ा सा और इसे नीचे रखेंगे, थोड़ा सा और, कितना 300 पिक्सल्स या 280 पिक्सल्स। और इसका जो कलर है वो वाइट ना करके हम क्या करेंगे, ब्लैक करेंगे। ब्लैक करने के बाद अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो जस्ट यहाँ पे हमारा नीचे ये डिस्प्ले हो रहा है, जस्ट बिल्कुल नीचे इसके। तो थोड़ा सा और नीचे करना है हमें, हमें क्या करना है, पूरे 300 पिक्सल्स का प्रोवाइड कर देना है। और इसका जो साइज़ है फॉन्ट का वो थोड़ा सा और इंक्रीज कर देना है, उसका हम कर देते हैं लगभग 56 पिक्सल। और यहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये बिल्कुल नीचे आ चुका है। और नीचे लाना है तो और नीचे ले आएंगे हम, और नीचे कितना 330 पिक्सल्स, और यहाँ इसे रिफ्रेश कर देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज में बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आ चुका है। तो पोस्ट भी हमारे यहाँ पे बन चुका है, सेक्शन एक अलग। अब पोस्ट का सेक्शन अगर अलग बन गया है तो आगे के काम भी हम इसमें कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपनी मेन पोस्ट पे, इंडेक्स पे, और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डिव टैग आ गया है, हमारा पोस्ट का खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम कार्ड्स क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं एक नया डिव लूंगा और डिव में मैं यहाँ क्लास लूंगा। क्लास में मैं सबसे पहले लूंगा कार्ड ग्रुप, यानी 3 ग्रुप 4 ग्रुप जितने भी आप यहाँ पे लेना चाहो वो ले सकते हो, एक के बाद एक। मैं यहाँ पे सिंगल एक ग्रुप लूंगा और उसमें 3 यहाँ पे हम पोस्ट बनाएंगे। तो ग्रुप हमारा बन चुका है, ऐसे जस्ट यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर पर्टिकुलर 3 कार्ड बनाएंगे। पहला कार्ड होगा डिव के अंदर, क्लास होगी उस कार्ड की, क्लास कार्ड, कार्ड नाम की क्लास होगी, इमेज नाम की, मतलब कार्ड इमेज, और टॉप, यानी कार्ड इमेज रहेगी और वो टॉप की पोजीशन पे रहेगी। ठीक है, एक कार्ड बन चुका है कार्ड ग्रुप में। अब उसमें ये कार्ड बना रहे हैं हम, दिक्कत मतलब उससे पहले मैं बता देता हूँ, कार्ड बना लेते हैं। कार्ड नहीं बनाया अभी, वो तो हम बाद में बना सकते हैं। तो कार्ड बना लिया हमने। कार्ड ग्रुप के अंदर एक कार्ड है और उस कार्ड के अंदर कार्ड की पोजीशन रहेगी। तो कार्ड में पिक्चर की पोजीशन देनी है, तो क्लास के अंदर कार्ड पिक पोजीशन, तो कार्ड इमेज टॉप में रहेगी। और इसके बाद उसका सोर्स क्या है, इमेज कहाँ पे है मतलब अवेलेबल, तो इमेज का सोर्स दे देना है। इमेज रहेगी हमारी सबसे पहले पोस्ट में चित्तौड़गढ़ पोस्ट, यानी चित्तौड़गढ़ की। तो मेरी जो पोस्ट है वो है इमेजेस फोल्डर के अंदर। तो इमेजेस फोल्डर कहाँ पे जाऊँगा मैं लिखूँगा सिंपल यहाँ पे इमेजेस, और इमेजेस के अंदर चित्तौड़गढ़ .jpg। ठीक है, ये हमारी इमेज का नाम है। और अगर ये इमेज लोड नहीं हुई तो अल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, यहाँ पे आएगा एरर 404, ये एरर डिस्प्ले होगा अगर ये इमेज किसी भी कारणवश लोड ना हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला काम भी हो गया। अब इसके बाद क्या, इस फोटो के नीचे क्या होगा, इस फोटो के नीचे एक मैसेज लिखा होगा या फिर एक टाइटल लिखा होगा। तो div उस टाइटल की क्लास लेंगे, उस टाइटल की क्लास में लिखेंगे कार्ड बॉडी नाम की हमने उसकी क्लास ले ली और जस्ट उसे क्लोज करा देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, कार्ड बॉडी को भी हमने क्लोज करा दिया। अब उस कार्ड बॉडी में हमें पर्टिकुलर कोई हेडिंग देनी है, तो वो हम लेंगे H4 नाम की इस हेडिंग से, और उस कार्ड पे रहेगा चित्तौड़गढ़ फोर्ट नाम की हेडिंग रहेगी। तो हेडिंग भी प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद मैं उस हेडिंग के नीचे एक पर्टिकुलर पैराग्राफ या फिर एक लाइन लिखना चाहता हूँ, तो मैं पैराग्राफ लिखूंगा, दिस इज एन अमेजिंग एंड ridiculous fort of India. It is also known as Eye of राजपुताना। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर मैंने उसमें एक लाइन भी लिख दी। तो ये मैंने पैराग्राफ के अंदर लिखी है, आप कुछ और भी लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे H5 में अपनी क्लास नहीं दी है, तो H4 में क्लास दे देता हूँ। इसकी जो क्लास रहेगी वो रहेगी कार्ड टाइटल नाम से, कार्ड टाइटल नाम से। अब पैराग्राफ में भी क्लास दे देता हूँ। तो हर जगह आपको क्लास का इस्तेमाल करना ही करना है, क्योंकि उन सभी को आप टारगेट करोगे। ठीक है, तो ये जरूर से करना है आपको। तो इसमें आप यहाँ पे लिख दो कार्ड का टेक्स्ट, तो जस्ट मैं लिख देता हूँ कार्ड टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पे कार्ड टेक्स्ट पैराग्राफ में क्लास ले ली है, और बाकी आपकी कार्ड टाइटल में यहाँ पे इसकी क्लास ले ली है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे डिव टैग आपका क्लोज हो चुका है, 2 टैग आपके यहाँ पे क्लोज ये हो चुके हैं, देखो यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये पहला कार्ड बन चुका है। अब आपको कार्ड ग्रुप से बाहर नहीं निकलना है, आपको जस्ट इस कार्ड से बाहर निकलना है। ये कार्ड आपके कितने डिव के अंदर है, 1 2 3, तो 1 2 3 इन 3 डिव से आगे आप निकल जाओ और जस्ट अपना चौथा यहाँ पे डिव बना लो। मतलब चौथा डिव किस तरीके से बनेगा, आपको सिर्फ कार्ड को ही कॉपी कर लेना है और उस कार्ड को ही आपको 2-3 बार पेस्ट करा देना है। अब कैसे पेस्ट कराओगे मैं बताता हूँ, देखो एक, और ये आपका आ गया डिव क्लास कार्ड इमेज टॉप। अब इस इमेज में आपको यहाँ पे आपने गलती कर दी, यहाँ पे डिव नहीं लेना है आपको, यहाँ पे आपको इमेज लेनी है। इमेज ही तो लोड करा रहे हो आप, इमेज लेनी है।
और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपने डिव ले लिया है, ये एक्स्ट्रा डिव आपको हटा देना है इस तरीके से। थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं, इसे हम फिक्स करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इतना आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से, और जस्ट इसके नीचे जाके पेस्ट करा देना है दूसरी बार, एक बार और पेस्ट करा देना है। तो 3 बार मैंने इसे पेस्ट करा दिया है। अब जस्ट चित्तौड़गढ़ की जगह मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ कुंभलगढ़ को। तो कुंभलगढ़ ये मेरी फोटोग्राफ का नेम है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये फोटोग्राफ का नेम ले रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, कुंभलगढ़। और दिस इज अमेजिंग एंड रिडिकुलस फोर्ट्स ऑफ इंडिया, ये मैं सिंपल नेम जो है इसका चेंज नहीं करता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे तीसरा फोर्ट जो हमारा यहाँ पे रहेगा वो रहेगा कौन सा फोर्ट, उदयपुर का, उदयपुर फोर्ट। और यहाँ पे भी लिख देता हूँ उदयपुर फोर्ट। तो ये तीनों चीज़ें मैंने काम कर दिया है। अब इसके बाद जस्ट हमारा डिवाइन टैग यहाँ पे आ चुका है, और अब मेरा जो लास्ट डिवाइन टैग है वो क्लोज होना बचा है। तो उसको क्लोज करते ही यहाँ पे हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे उसे भी क्लोज कर देंगे। उसको क्लोज करने के बाद यहाँ पे हमारा सेक्शन टैग भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सारे टैग लगभग क्लोज हो चुके हैं, हमें कोई भी अब टैग क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इतना काम हमारा हो चुका है। देखो कितना बड़ा कोड लिख दो, और सारा का सारा मेंटेनेबल और रिस्पॉन्सिव कोड है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइम लगाने की जरूरत है और आप बहुत अच्छे से ये काम कर पाओगे। कंट्रोल एस से मैंने इसे सेव करा है, इसे यहाँ पे जस्ट रिफ्रेश करता हूँ। नीचे जाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे ये तीनों पोस्ट आ रही हैं। अभी के लिए इनमें कुछ भी नहीं हो रहा, क्लिक व्लिक कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमें इस पे काम करना है CSS की मदद से। तो CSS की मदद से फाइनल टच दे देते हैं अपने इस प्रोग्राम को, मतलब प्रोग्राम कह रहा हूँ, पूरी वेब पेज को। एंड इसके बाद डिस्प्ले किस तरीके से होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो जस्ट मैं अपने यहाँ पे चला जाऊँगा style.css में, और यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले तो अपनी नेविगेशन बार जो है उनको होवर करने पे हमारा यहाँ पे कुछ इफेक्ट आए वो हम देखेंगे। तो नेविगेशन में नेव बार हमारी कहाँ पे है, ये देखो हमारी नेव बार ये रही, नेव बार नेव ये रही, ये सारी चीज़ें चित्तौड़गढ़ वित्तौड़गढ़ ये सब, इन सब में थोड़ा सा हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे तो इन पे होवर करने पे कुछ भी नहीं हो रहा। तो इन पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। स्टाइल पे जाऊँगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा डॉट नेव बार नेव, यानी नेविगेशन बार को टारगेट करने वाले हैं। देखो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कैसे टारगेट हो रहा है। ठीक है, नेव बार नेव आप देख सकते हो, इसको टारगेट कर रहे हैं। और इसमें क्या है, ये सारे एलिमेंट चित्तौड़गढ़ मेहरानगढ़, मतलब पूरी की पूरी मेन्यू बार। इसके बाद नेव बार के बाद कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, कर्ली ब्रेसेस से पहले हमें यहाँ पे पूरा आगे भी टारगेट करना पड़ेगा ना, ये लाइन के अंदर है एंकर टैब, ये भी टारगेट करना पड़ेगा। तो नेव बार LIA यानी पूरा एंकर टैब, यानी जो हमारे मेन अब मेन्यू बार के आइटम्स है उनको, तो मैं उनको टारगेट करता हूँ। मैं सबसे पहले तो उनमें ट्रांजिशन दूंगा, तो ट्रांजिशन उसमें दे देता हूँ 0.7 सेकंड की, यानी ईज वाला ट्रांजिशन, यानी बहुत स्मूथ तरीके से होगा। मार्जिन उनका एटलीस्ट एक दूसरे से रहना चाहिए 15% या 18% के आसपास, 18 पिक्सल्स। इसके बाद इन पे होवर करने पे इफेक्ट आए तो इसे कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, अगली लाइन पे जाके पेस्ट करा दूंगा, यहाँ पे कॉलन लिख के होवर लिख दूंगा। ठीक है, होवर लिख दिया, और होवर के बाद इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा चेंज होगा, तो बैकग्राउंड कलर इनका ब्लैक हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। इतना करके मैं इसे सेव कर दूंगा। इसके बाद मैं अपने सेक्शन पे जाऊंगा। तो ये जो मेरा सेक्शन है आप देख सकते हो, ये रहा मेरा सेक्शन। अब इस पे मैं काम करूंगा, तो मैं जस्ट यहाँ पे लिखूंगा सेक्शन, और सेक्शन पे मैं यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगाऊंगा, मैं यहाँ पे पैडिंग लगाऊंगा। पैडिंग एटलीस्ट मैं यहाँ पे 20 पिक्सल्स की लूंगा, और यहाँ पे मार्जिन भी मैं एटलीस्ट 20 पिक्सल्स का लूंगा। कंट्रोल ऐसे सेव किया, अब जाके अपने ब्राउजर पे इसे रन करके देखता हूँ। तो अब देख सकते हो यहाँ पे अभी ये इफेक्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं इफेक्ट हुआ, आई थिंक यहाँ पे नेविगेशन नैव मैंने ले लिया, नेविगेशन नैव पे मैंने यहाँ पे ये काम नहीं किया था, सॉरी। ठीक है, अब मैंने ये काम भी कर दिया। अब इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 20 पिक्सल्स ले लिए हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो दोनों में साइड इफेक्ट कर रहा है। तो ये जो है इसकी जो हाइट यहाँ पे ऊपर से मार्जिन है ये थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो मार्जिन ऊपर से कम करने के लिए हमें यहाँ पे कहाँ पे जाना पड़ेगा, हेडर सेट पे, हेडर सेट पे या फिर पोस्ट पे। ये रहा पोस्ट हमारा, तो ये 330 पिक्सल्स था, इसे हम 280 पिक्सल्स कर देते हैं वापस से, और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे अब ये थोड़ी सी ठीक लोकेशन पे आ चुका है। तो इस तरीके से पोस्ट आ गई। अब पोस्ट के बॉटम में भी रहेगा, तो बॉटम से करने के लिए हम यहाँ पे बॉटम का मार्जिन दे देंगे। तो बॉर्डर बॉटम नहीं, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम एटलीस्ट 25 पिक्सल्स का। अब यहाँ पे रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये थोड़ा सा इसमें भी मार्जिन हो जाएगा। अब इन इमेजेस के बीच में मार्जिन देना है, इन कार्ड्स के बीच में मार्जिन देना है, तो वो भी हम दे देते हैं। तो सेक्शन के नीचे जाएंगे, डॉट कार्ड ग्रुप, कार्ड ग्रुप है ना, देख लेता हूँ एक बार। हाँ, कहाँ पे मेरा कार्ड ग्रुप, ये रहे कार्ड्स, तो ये रहा हमारा कार्ड ग्रुप, कार्ड ग्रुप में देना पड़ेगा। तो कार्ड ग्रुप, अब कार्ड ग्रुप में हमें कैसे मार्जिन देना है, मैं यहाँ पे कार्ड ग्रुप लूंगा, सिंपल ले लूंगा मार्जिन, मार्जिन बॉटम नहीं, मार्जिन, मार्जिन, मार्जिन इसमें एटलीस्ट कितना देना चाहिए, 25 ऑफ पिक्सल्स का मार्जिन दे दिया। कार्ड में भी मार्जिन दे देते हैं, तो जस्ट लिखूंगा कार्ड
और यहाँ पे भी मैं मार्जिन प्रोवाइड कर दूंगा एटलीस्ट 15 पिक्सल्स का, 15 नहीं 25 पिक्सल्स का। तो दोनों में मैंने मार्जिन प्रोवाइड कर दिया है। अगर जाके अपने ब्राउजर पे देखूँ तो अब देखो यहाँ पे इनमें भी आपस में मार्जिन प्रोवाइड हो चुका है, मार्जिन प्रोवाइड हो गया। अब इसके बाद अगली लाइन पे जाऊँगा, इन पे कंट्रोल सी कॉपी करूँगा, कंट्रोल वी पेस्ट करूँगा और जस्ट यहाँ पे ट्रांजिशंस प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं ट्रांजिशन इसमें भी दे दूंगा, ट्रांजिशन 0.7 सेकेंड ईज। और यहाँ पे मैं इसमें एनिमेशन प्रोवाइड करूँगा। कैसा एनिमेशन? जैसे कि हमने ऊपर भी प्रोवाइड किया था। हम इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे, या फिर इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। तो साइज़ इसका इंक्रीज़ कर देते हैं। पहले क्या साइज़ था? पहले हमारा जो कार्ड है नॉर्मल साइज़ का था, क्योंकि हमने इसकी साइज़ एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं की थी। कहाँ पे की थी? हमने यहाँ की थी, इस जगह पे। तो ये सिंपल हमने जो इमेजेस थे उनको ला के ड्रैग कर दिया था। तो कोई बात नहीं, इनको थोड़ा सा हॉवर करने पे इफेक्ट दे देते हैं। तो इनका जो हम यहाँ पे जो हॉवर करने पे क्या इफेक्ट देना चाहिए हमें, इसमें हॉवर करने में मैं दिखा देता हूँ इफेक्ट कैसे दूंगा। मैं इसमें थोड़ा सा ओपेसिटी का इफेक्ट दूंगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे हॉवर करूंगा और यहाँ लिख दूंगा ओपेसिटी। ओपेसिटी में लिख दूंगा 0.3। अब मैं जाके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा। तो अब मैं इनके ऊपर हॉवर करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिफ्रेश इस तरीके से हो रहा है, मतलब ओपेसिटी इनकी कम हो जा रही है। तो मैं यहाँ पे ग्रुप में नहीं करके, ग्रुप में तो सब कुछ एक साथ हो रहा है, तो मैं सिर्फ सिंपल कार्ड पे करूंगा। तो कार्ड पे करने के बाद अब मैं इस पे रिफ्रेश करूंगा तो सिंपल जिस कार्ड के ऊपर ले जाऊंगा वो कार्ड इस तरीके से होगा। ठीक है, तो वो कार्ड इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हमने ये वाला काम भी कर दिया। और भी आप अच्छी तरीके से आप जो भी यहाँ पे देना चाहते हो अपनी वेबसाइट में वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। तो लास्ट हमारी चीज़ यहाँ पे बच रही है। क्या चीज़ बच रही है? हमने यहाँ पे अभी फुटर नहीं बनाया, तो फुटर बना लेते। फुटर बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। वैसे तो ऑलरेडी मैं आपको बता देता हूँ फुटर कहाँ पे आपको मिलेगा। आप यहाँ पे सिंपल गूगल पे जाओ, लिख दो बूटस्ट्रैप फुटर, बूटस्ट्रैप फुटर। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिनकी मदद से आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से अपनी वेबसाइट बना सकते हो। तो देखो बूटस्ट्रैप फुटर मैंने यहाँ पे लिखा तो कितनी सारी वेबसाइट्स हमारे सामने यहाँ पे आ गई। देखो mdbootstrap.com में मैं इस पे जाता हूँ सिंपल, और इस md bootstrap में आपको बहुत सारे टेम्पलेट टाइप के मिल जाएंगे। उन टेम्पलेट को जस्ट आप कॉपी करो, पेस्ट करो, यार आप इंजॉय करो। इस तरीके से काम करते हैं यहाँ पे। कुछ नहीं है, 2 मिनट लगेगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे ओपन हो जाने दो इसे, फिर मैं बताता हूँ कैसे आपको यहाँ पे काम करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका फुटर की ये वेबसाइट लोड हो चुकी है। तो आप जिस तरीके का फुटर रखना चाहते हो, देखो इस तरीके का फुटर रखना चाहते हो। ऑलरेडी मैंने आपको वेबसाइट के फुटर्स दिखा दिए थे कैसे होते हैं। तो इस तरीके का फुटर रखना चाहते हो, या आपको मल्टीपल लिंक्स चाहिए, सिंपल सा इतना सा फुटर चाहिए कि ईमेल एड्रेस एंटर करो, सब्सक्राइब कर दो। तो किस तरीके का फुटर चाहिए? इस तरीके का फुटर चाहिए, तो उसी तरीके का फुटर आप यहाँ पे उसके कोड कॉपी कर सकते हो। उसमें मैनिपुलेशंस करना चाहते हो तो मैनिपुलेशंस कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा फुटर कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे को ये ठीक लग रहा है, तो मैं इस फुटर को यहाँ पे, इसका देखो कोड आ रहा है आपका HTML का कोड है, तो ये पूरा का पूरा कोड है हमारा। मैं इसे जस्ट यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं इसे ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे जस्ट क्लोज कर देता हूँ, और अपने कोड के अंदर जाके सेक्शन टैग के बाद यहाँ पे इसे पेस्ट करा देता हूँ। तो पेस्ट करा दिया तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने यहाँ पे आ गई। अगर मैं इसे बिना ज़्यादा भी कुछ मैनिपुलेट करे मैं इसे जस्ट यहाँ पे रन करता हूँ अपनी वेबसाइट पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना प्यारा सा फुटर हमारे यहाँ पे वेबसाइट पे लग चुका है। तो थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन से मैं फटाफट से कर लेते हैं एंड देखते हैं किस तरीके से ये फुटर हमें वेबसाइट में देखने को मिलता है। तो इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा किस तरीके से यहाँ वेबसाइट बनाई जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ से आया है फुटर, ये रहा फुटर। देखो इसमें कॉमेंट वॉमेंट सब लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये लॉरेम पोरेम ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इसको हम क्या करते हैं इसी चीज़ से चेंज कर देते हैं जो हमारा यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा हुआ था। ठीक है, 2 बार पेस्ट करा देते हैं, 3 बार पेस्ट करा देते हैं, इनफ है। इसके बाद जो फुटर कंटेंट है इसकी जगह लिख देते हैं अबाउट अस। ठीक है, तो अबाउट अस ऐसे ही लिखा होता है। लिंक्स की जगह लिख देते हैं वेब पेजेस, और लिंक 1 की जगह हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं उदयपुर, और लिंक 2 की जगह लिख देते हैं चित्तौड़गढ़, लिंक 3 की जगह हम लिख देते हैं कुंभलगढ़, और यहाँ पे क्लोज नहीं किया हमने। कुंभलगढ़ के बाद यहाँ लिख देते हैं लास्ट वाला नीमराणा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिंक्स क्रिएट कर सकते हो वेब पेजेस के बाद। यहाँ पे सोशल लिंक्स क्रिएट कर सकते हो, सोशल, और सोशल के बाद यहाँ पे आप दे सकते हो इसको जो भी है, इंस्टाग्राम हो गया आपका, इंस्टाग्राम के अलावा फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया। तो ट्विटर और यूट्यूब ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो, और उनकी लिंक्स आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैं यहाँ पे लास्ट में दे देता हूँ यूट्यूब, तो उनकी लिंक्स आप यहाँ पे लगा सकते हो ये href के अंदर। ओके, तो ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी ये सारे पेजेस भी हम बना के देखेंगे, एक सिंगल पेजेस में फटाफट आपको बना के दिखा दूंगा।
तो ये सब हमने यहाँ पे कर लिया। देखो नीचे कॉपीराइट आ रहा है, कॉपीराइट में यहाँ पे ये वेबसाइट है, इसे आप यहाँ पे जो भी आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। मैं अभी के लिए यहाँ पे MD बूटस्ट्रैप की जगह मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये सब फ्री होता है, ये सब आप अपनी वेबसाइट में कर सकते हो। तो इतना मैंने काम कर दिया है। अभी के लिए मेरे यहाँ पे टेक्स्ट डार्क है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को लिखी हुई आ रही है। आप इस टेक्स्ट को वाइट मतलब क्लियर भी कर सकते हो और यहाँ पे आप इसे डार्क भी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वहाँ पे अपनी वेबसाइट पे उसे डिस्प्ले कराना चाहते हो। तो अगर आपको कलर के साथ काम करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो फुटर क्लास यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। इसको लाइट को अगर आप डार्क कर दोगे तो इवन बेटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी आपका फुटर को। और यहाँ पे अगर आपने इसे डार्क करा है ना तो बाकी चीज़ों को आपको यहाँ पे लाइट करना पड़ेगा, लाइट करने पर ही वो आपको वहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो लाइट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सी जो ये क्लास है हमारी, यहाँ पे ये टेक्स्ट अपर केस में आ रहा है, यहाँ पे भी ये जो डार्क है आपको ये चीज़ें, इसे आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट वाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी वाइट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी वाइट करना पड़ेगा और यहाँ पे भी इसे वाइट करना पड़ेगा। ये सब वाइट कर दिया आपने। इसके बाद जस्ट यहाँ पे भी वही वाइट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी वाइट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी वाइट करना पड़ेगा और यहाँ पे भी वाइट करना पड़ेगा। यहाँ वाइट नहीं हुआ, अब हो जाएगा। कंट्रोल S से सेव किया, अब जाके यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितना जितना मैंने वाइट किया वहाँ पे वाइट हो रखा है, लेकिन बाकी अभी ब्लैक है। तो इन्हें भी वाइट कर देते हैं। तो इन्हें वाइट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी ये देखो हमारा सोशल ये वाला वाइट नहीं था तो इसे वाइट कर देते हैं। तो वाइट करने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट वाइट लिखना पड़ेगा मुझे, टेक्स्ट वाइट। यहाँ टेक्स्ट वाइट कर दिया, ये सारे वाइट हैं। इसके बाद यहाँ पे भी टेक्स्ट वाइट करना पड़ेगा। तो जस्ट मैं इसको भी टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ। तो जस्ट लिखूँगा टेक्स्ट वाइट। अब कंट्रोल S से सेव करूँगा और इसे जाके रिफ्रेश कर दूँगा। तो इस तरीके से अभी ये हमारा एक बच रहा है, कौन सा, चित्तौड़गढ़, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें बच रही हैं। तो इन्हें भी कर देंगे, फटाफट से कर देते हैं, आप ज़्यादा देर नहीं लगाते। यहाँ पे टेक्स्ट वाइट हमने कर दिया था ऑलरेडी। यहाँ पे एंकर टैब हमारा इस जगह क्लोज हो गया था, इसे यहाँ नहीं क्लोज करना, इसे आगे क्लोज रखना है। इसके बाद यहाँ पे भी यही काम करना था हमें, तो इसमें भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो जस्ट स्पेस देके यहाँ पे भी कंट्रोल V से प्रोवाइड कर दिया वाइट। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट वाइट और अब जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी वाइट आ गया। तो नीचे वाली अभी चीज़ नहीं आ रही वाइट, तो इसे भी नीचे कर देता हूँ वाइट। तो नीचे जाऊँगा और यहाँ पे डिव क्लास पे जाके इस पे भी मैं वाइट कर दूँगा। तो वाइट करने के लिए मैं लिखूँगा टेक्स्ट वाइट और यहाँ पे डार्क की जगह वाइट और जस्ट इस पे जाके अब रिफ्रेश करूँगा। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा फुटर हमें यहाँ पे देखने को हमारा मिल रहा है। तो इस तरीके से आपकी ये वेबसाइट बन चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना प्यारा यहाँ पे ये हवर आ रहा है। इस टेक्स्ट को भी आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो अगर इंक्रीज करना चाहते हो। कैसे करोगे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो इस तरीके से आपकी एक प्यारा सा वेबसाइट का वेब पेज बन चुका है। रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, इंस्पेक्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे गया हूँ मैं, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे फोर्ट्स ऑफ इंडिया यहाँ पे होवर आ रहा है। इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी मेन्यू बार आ रही है और यहाँ पे फोर्ट्स ऑफ इंडिया का ये आ रहा है, साइन अप वाइन अप आ रहा है। इसके बाद पोस्ट, ये थोड़ा सा और आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हो और ये आपके कार्ड्स वार्ड्स आ रहे हैं। इसके बाद नीचे आपका वो आ रहा है। तो इस तरीके से आप रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हो। आई होप आपको एक अच्छी क्लियरिटी मिल गई होगी। तो इसी के साथ साथ आप इन सभी वेब पेजेस को भी क्रिएट कर सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ पे ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैं अब आपको ये पेजेस आप क्या क्रिएट करने हैं आप तो खुद आप कर सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क है। ये पूरी की पूरी जितनी भी मैंने यहाँ डेवलपमेंट करी है ये सारी फाइल्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप डाउनलोड कर लेना, इनको देखना समझना और खुद से भी करने की कोशिश करना। आप जरूर से कर पाओगे, इतना मेरे को यहाँ पे भरोसा है। तो इन सब चीज़ों में आप यहाँ पे कर सकते हो। जो भी आप यहाँ पे कोशिश करो यार, करने की कोशिश करो, जरूर कर पाओगे। तो ये सब मैं आपको दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से। और कैसा लगा आपको ये कोर्स मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। अगर अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, जानने को मिला है, तो एक लाइक जरूर से कर देना और फीडबैक जरूर से देना कैसा लगा आपको कोर्स। तो ज़रूर से कमेंट करना, लाइक करना, किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना चाहते हो तो यार सब्सक्राइब भी कर दो यार। बहुत मेहनत लगती है जैसे वीडियो बनाने में, तो सब्सक्राइब करना चाहते हो तो बिल्कुल कर दो बिना किसी देरी के। तो आज इस वीडियो में इतना ही। प्लेलिस्ट चाहते हो उस पूरे कोर्स की और HTML और CSS इनकी प्रॉपर एक कोर्स की पूरी वीडियो चाहते हो 3-3 आवर्स की, मेरे को कमेंट करके ये भी बता दो। मैं ज़रूर से इस वीडियो में जो भी मैंने कवर किए टॉपिक्स, इनकी पर्टिकुलर एक कोर्स की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे कोर्स पे।